जो लोग जुड़े हैं इस लाइव सेशन में वो मुझे बताएं, अगर कुछ लोग आ चुके हैं कि उनको आवाज़ आ रही ठीक क्या, फिर हम लोग आज की बातचीत शुरू करेंगे। कुछ लोग अगर जुड़ गए हैं आज के सेशन में तो वो आवाज़ ठीक जा रही है, वीडियो क्लियर है, ये मुझे बता दें तो मैं आगे की बातचीत शुरू कर सकूं। ठीक है, चलिए मैं बातचीत शुरू करता हूं और कुछ लोग जो जुड़ेंगे अगर उसमें बीच में कोई तकलीफ आती है तो वो मुझे बताते जाएंगे। नमस्कार साथियों, आज के इस एसे के डिस्कोर्स सेशन में आपका खूब स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी और आप जो परीक्षाएं हैं आगामी उनकी ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। अब आज का जो सेशन है ये सेशन 2021 के एसे के पेपर के बाद सोचा गया कि इसको करेंगे और जैसे प्लान किया गया था इसको कि 2 सत्र में करेंगे। एक सत्र में अगर इस पेपर को और पिछले ईयर के पेपर को एक ट्रेंड मान लिया जाए, कि ऐसा ट्रेंड है और आगे कंटिन्यू होगा, तो उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ये जो एब्स्ट्रैक्ट या फिलोसॉफिकल किस्म के एसे हैं इनकी तैयारी कैसे की जाए, इसको लेकर बातचीत करके एक सेशन करेंगे। इसमें किस तरह के चैलेंजेस हैं और आपको अगर तैयारी की रणनीति बदलने की जरूरत है तो कैसे आप उसको बदलें, क्या करें, उसको लेकर एक सेशन। दूसरा सेशन जो ये यूपीएससी का पेपर है 2021 का, इसके 4-5 ऐसे डिस्कस करके आपको दिखा दिए जाए किसको कैसे आप खोलेंगे और कैसे आप इसको हल करेंगे। लेकिन आज जब मैं इस सेशन के बारे में, जनरली मैं कोई सेशन लेता हूं, कोई भी चाहे क्लास लूं चाहे सेशन लूं, उसकी कोई पहले से तैयारी नहीं करता हूं। क्लास में भी जब से मैं पढ़ा रहा हूं यूनिवर्सिटी में, उसके बाद फिर कोचिंग में, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया मैंने कुछ दिन तक, फिर कोचिंग में भी पढ़ाना जब शुरू किया तो कभी मैं आज तक क्लास में कोई प्रिपरेशन करके नहीं गया और वहां जाता हूं एक्सटेम्पोर पढ़ाना शुरू करता हूं। तो आज भी मेरे दिमाग में यही था कि ऐसे एक वेग आइडिया था कि 2 सेशन में इस क्लास को करेंगे। एक सेशन में अगर ये ट्रेंड है ऐसे का कि अब फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पूछे जाएंगे तो उस ट्रेंड को ध्यान में रखकर उसकी तैयारी करने के तरीके, उसके चैलेंजेस, उस पर बात करना, और दूसरे सेशन में ऐसे के 2021 के पेपर को सॉल्व करने की एक चेष्टा करना और उसको दिखाना आपको। लेकिन आज लगभग 12-12:30 बजे मैंने इसी बात के लिए फेसबुक पर एक पोस्ट डाली कि आज मैं एक लाइव सेशन लूंगा यूट्यूब पर और जो लोग उसमें जुड़ना चाहें वो जुड़ें और उस सेशन को अटेंड करें। इसमें हम लोग ऐसे का एक डिस्कोर्स करेंगे। तो उस फेसबुक पोस्ट को मेरे एक स्टूडेंट है प्रतीक, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, फिलॉसफी के मेरे स्टूडेंट हैं। उन्होंने मेरी फेसबुक की पोस्ट को 4-4:30 बजे करीब देखा होगा। 4-4:30 बजे जब इन्होंने इस पोस्ट को देखा तो मुझे फोन किया और उनके फोन के बाद जो इसका एक वेग सा स्केच था मेरे दिमाग में कि ऐसे चर्चा करूंगा 2 सत्र में, थोड़ा बदल गया। तो अब हम इसकी 3 सत्र में चर्चा करेंगे और 3 सत्र में, पहले सत्र में प्रतीक ने जो सवाल उठाए उन सवालों का बैकग्राउंड में भी आपको बताता हूं, उनको हल करने की कोशिश करेंगे। दूसरे सत्र में ऐसे के चैलेंजेस पर बात करेंगे और तीसरे सेशन में हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अब चूंकि एक दिन में 3 सेशन तो आप कर नहीं सकते,
अगर क्लास रिकॉर्डेड हो, अपलोड की जा रही हो, तो उसको तो आप अपलोड कर दीजिए, 2 घंटे की हो, 2.5 घंटे की हो, स्टूडेंट अपनी मर्जी से जब खाली होंगे, कभी 1 घंटा देख लिया, दूसरे दिन फिर आधा घंटा देख लिया, तीसरे दिन फिर 1 घंटा देख लिया, खत्म कर लेंगे 2.5 घंटे की क्लास भी। लेकिन लाइव क्लास जब जा रही होती है या लाइव बातचीत जब कोई हो रही होती है, तो 50-55 मिनट से ज्यादा जब बातचीत होती है तो लोग उसमें इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। इसलिए मैंने तय किया कि आज 50-55 मिनट की बातचीत, फिर कल करीब 50 मिनट की बातचीत, और अगर बचा रहा तो परसों भी इस पर 3 दिनों का सत्र करके हम लोग निबंध पर एक समग्र, जब तक आपके प्रॉब्लम्स और डाउट इस पर सॉल्व नहीं हो जाते तब तक 3 सेशन इसको करेंगे। जब किसी बात को कर ही रहे हैं तो फिर उसको इतने सतही तरीके से क्यों ना किया जाए, असतही तरीके से क्यों किया जाए, उसको ठीक से क्यों ना किया जाए। इसी बात को ध्यान में रख के अब 3 सेशन प्लान किए गए। एक सेशन वो है जो प्रतीक के सवाल के बाद उभरा, दूसरा सेशन वो होगा जिसमें हम आगे आने वाले समय में ऐसे के ऐसे चैलेंज जो उभर रहे हैं इस तरह के पेपर को ध्यान में रखते हुए उस पर चर्चा करेंगे, और तीसरे सेशन में यूपीएससी के पेपर पर बातचीत करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आज हम यूपीएससी के 2021 के पेपर में कुछ भी बातचीत नहीं करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, मैं हिंट दूंगा आपको। अब आइए पहली बात से शुरू करते हैं। ये बात तीसरी भी हो सकती थी और मैं पहले आपको चुनौती वगैरह बताता फिर इसको तीसरी कर देता, लेकिन मुझे लगा कि इसको पहली बात के रूप में रखते हैं। पहली बातचीत क्या है? 4-4:30 बजे के आसपास जो प्रतीक का फोन आया, मेरे विद्यार्थी हैं, उन्होंने इसमें कहा कि सर यूपीएससी के एक बड़े टीचर हैं, यूट्यूब पर बहुत सब्सक्राइबर बेस है उनका, बहुत बड़े कोचिंग के चीफ मेंटर हैं, उन्होंने यूपीएससी के निबंध के पेपर के होने के बाद ही, आज से लगभग 10-12 दिन पहले, इस पेपर का एक डिस्कशन यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। प्रतीक चूंकि मेरा स्टूडेंट है, उससे मेरी काफ़ी बातचीत हुई 20-25 मिनट, तो उसने बताया कि सर इसको उन्होंने अपलोड कर दिया है, और उसी बातचीत के क्रम में उसने कहा कि सर उसको जो उन्होंने अपलोड किया उसको लाखों लोग अब तक देख चुके हैं। और प्रतीक ने कहा कि सर मैंने भी उसको देखा, और उसको देखने के बाद मेरे दिमाग में कई सवाल आए जो विद्यार्थियों के दिमाग में भी आते, लेकिन जिन शिक्षक ने उस 2021 के पेपर पर डिस्कशन किया है उन्होंने उन सवालों का एक जवाब दिया जो प्रतीक ने दावा किया कि उसको अपीलिंग नहीं लगा। और प्रतीक ने मुझसे बातचीत करते हुए कई तरह की मुझे जानकारी दी, और फिर मुझे 3-4 वीडियो क्लिप्स भी भेजी कि सर ये उनका लेक्चर है, इसके 3-4 वीडियो क्लिप्स हैं, इन पर जरूर चर्चा कर दीजिए। तो मैंने कहा कि देखो प्रतीक, मैं जनरली कोचिंग का विरोधी करता हूं, बुराई करता हूं, अपने सारे सेशंस में मैं कोचिंग की बुराई ही करता हूं। कहता हूं कि कोचिंग जब से बढ़ी है और आई है तब से हिंदी मीडियम के कम से कम विद्यार्थियों का सिलेक्शन बंद हो गया है, क्योंकि मेरा मानना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है और जो यूपीएससी की डिमांड है उसके बीच में कोई सिंक है ही नहीं। यूपीएससी पढ़ाने वाली कोचिंग अपनी मर्जी से आज भी वही घिसा पिटा आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 पढ़ा रही हैं। आज भी वो इतिहास में मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री उसको सिलेबस समझ के खत्म करवा रही हैं, और वो चीजें पढ़ा रही हैं जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में है, ऑलरेडी बहुत सारी किताब और गाइड में लिखा हुआ है। जो बच्चा अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ना भी आए, अपने घर पर डिसिप्लिन से पढ़े तो सीख जाएगा। और जो चैलेंज आया है नई यूपीएससी के मेथड से, नए मॉडल से, कि आप 19 सवाल कैसे हल करेंगे, राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करेंगे, प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, जो सवाल कॉन्सेप्चुअल हैं जो किसी गाइड या नोट्स में नहीं है उनको कैसे हल करेंगे, उसके लिए जो कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी चाहिए वो कहां से आएगी, एनालिसिस का पावर कहां से आएगा, इसका कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास कोई जवाब नहीं। तो परिणाम क्या हुआ कि कोचिंग जो सप्लाई कर रही स्टूडेंट को, उससे यूपीएससी का केवल 50-60% पेपर हल हो सकता है, और जो 40% पेपर चैलेंजिंग है, उस चैलेंजिंग पेपर के लिए कोचिंग ने कोई मॉडल बनाया ही नहीं। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग करके आते हैं आईआईटी वगैरह से, स्ट्रीट स्मार्टनेस है उनमें, उनका कॉम्प्रिहेंशन का एबिलिटी बढ़िया है, आईक्यू बेहतर है, तो वो क्या कर रहे हैं, जो अपना बेटर आईक्यू है, उनकी जो ट्रेनिंग उनके इंस्टीट्यूट से बेहतर हुई, उसका एडवांटेज उनको मिल जा रहा है। और जो बच्चा यहां भागलपुर से आया, दरभंगा से आया, पलामू से आया, इलाहाबाद से गया, रीवा से गया, जिसकी मानविकी का पढ़ाई करवाने वाली यूनिवर्सिटी की हालत वैसे ही खराब है,
टीचर्स का अपॉइंटमेंट नहीं, रिक्रूटमेंट नहीं, पुराने मॉडल पर वही 10 में से 5 सवाल लिखने वाली परीक्षा चल रही है, उसकी कोई ट्रेनिंग उनके आईआईटी के बच्चों के मुकाबले नहीं हो पा रही। इसलिए जब कंपटीशन हो रहा है तो आईआईटी वाला बच्चा तो इस एग्जाम को क्रैक कर दे रहा है, लेकिन जो कोचिंग के भरोसे बैठा हुआ हिंदी मीडियम का बच्चा है, वो हिंदी मीडियम का बच्चा कोचिंग से उसको जो सप्लाई किया जा रहा है उससे इस पेपर को क्रैक नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं कोचिंग का, इसके प्रेजेंट मॉडल का एक आलोचक हूं। तो मुझे, इसलिए मैं मानता हूं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के किसी टीचर की कहीं बात पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब व्यवसाय कर रहे हैं, उनको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं। अगर रिजल्ट से मतलब होता तो 4-4, 5-5 हजार बच्चे पढ़ाते एक कोचिंग वाले, और प्रीलिम्स भी नहीं होता इनका। और जब इतने बच्चे पढ़ाने के बाद प्रीलिम्स भी नहीं होता किसी का, तो इनको शर्म आनी चाहिए, एक नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। लेकिन उल्टा, कहां शर्मिंदगी का एहसास हो, कहां नैतिक जिम्मेवारी का एहसास हो, कि अगले साल फिर जोर शोर से प्रचार करते हैं। और इतना ही नहीं, ये भी सर्वज्ञ बन के दावा करते हैं कि हमारे पास हर समस्या का समाधान भी है तुम्हारे। तो आपके पास हमारी हर समस्या का समाधान भी है, आप 18 महीने कोचिंग भी पढ़वा रहे हैं और फिर भी सिलेक्ट कोई नहीं हो रहा है। वो तो इन कोचिंग का इंटरव्यू प्रोग्राम अगर ना हो, जो इंटरव्यू प्रोग्राम ही चलवाते हैं, जिसमें इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी इंटरव्यू देने चला आता है, मॉक इंटरव्यू देने, और उसका फॉर्म इनके पास ना आ जाए, तो इनके पास दिखाने के लिए 2 रिजल्ट नहीं, 7-8 हजार बच्चे आप साल में पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट आपके पास 2 भी नहीं है, अब फिर भी आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास आपको सफल बनाने का मॉडल है। और यही नहीं, आप पाएंगे कि इंग्लिश मीडियम में जहां 700 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, वहां किसी टीचर के यूट्यूब पर वीडियो का व्यू 10 लाख नहीं होगा, 25 लाख नहीं होगा। और हिंदी मीडियम जहां रिजल्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है, जहां केवल भाषणबाजी हो रही है, कैसे आकर्षक तरीके से एक अच्छा वक्ता आके आपको अपनी बात कहेगा और सम्मोहित हो जाएंगे, वहां 20-20 लाख लोग उसका वीडियो देख रहे हैं। जहां सिलेक्शन हो रहा है वहां वीडियो देखने वालों की संख्या नहीं है, गायब है, वहां सुपरस्टार टीचर्स नहीं, और जहां सिलेक्शन नहीं वहां सुपरस्टार टीचर्स है। अब इसी से आप समझ लीजिए कि कुएं में भांग पड़ गई। अक्सर मैं कहता हूं कि भोजपुरी गाना सुनने वाले लोग 50 लाख 1 करोड़ होते हैं, लेकिन अगर आप इससे यह कह दें कि भोजपुरी गाना गाने वाला आदमी कर्नाटक शैली के गायन करने वाली सुब्बुलक्ष्मी से बेहतर हो गया, क्योंकि सुब्बुलक्ष्मी का वीडियो यूट्यूब पर केवल 10,000 लोगों ने देखा, पंडित जसराज का वीडियो केवल 5,000 लोगों ने देखा, और भोजपुरी गाने वाला का वीडियो केवल क्योंकि 1 करोड़ लोगों ने देखा, इसलिए 1 करोड़ वीडियो जो जिसका देखा गया वो आदमी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो आपकी गलतफहमी है। जब आप पॉपुलिज्म में जाएंगे, जब आप क्रिटिकल थिंकिंग को रोक देंगे, तो मास आपकी बात को देखेगा। और जब आप कोई भी बात ऐसी करेंगे जिसमें टेक्निकलिटी होगी, जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसका व्यूअरशिप ज्यादा नहीं जाएगा। हिंदी मीडियम में ऐसा खूब हुआ है। हिंदी मीडियम में लाखों व्यूअरशिप वाले टीचर्स हैं, और जैसा मैंने कहा दुर्भाग्य से कि कई टीचर इसमें से ऑप्शनल पढ़ाते हैं, कई बड़ी बड़ी 7,000 8,000 बच्चों की कोचिंग चलाते हैं, और इनके पास पिछले 3-4 वर्षों में कोई रिजल्ट नहीं है, और फिर भी ये उसके बावजूद बिना किसी शर्मिंदगी और बिना किसी नैतिक दायित्व के बात कहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ मेरा पहला सेशन आज का है। जो 3-4 वीडियो क्लिप मुझे प्रतीक ने भेजी, उसमें एक शिक्षक हैं, उन्होंने निबंध के पेपर का डिस्कशन किया। शुरुआत उन्होंने डिस्कशन में की इस बात से कि निबंध का पेपर पिछले 2 वर्षों से फिलोसॉफिकल हो गया है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के किसी टीचर का कोई वीडियो नहीं देखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो विषय मैं पढ़ाता हूं, एथिक्स या फिलॉसफी या निबंध, उसमें मुझे किसी के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर पढ़ना होगा तो किताब पढ़ूंगा किसी की ढंग की, कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर का वीडियो क्यों देखूंगा। तो मुझे कुछ क्लिप्स भेजी इन्होंने प्रतीक ने, और प्रतीक ने कहा कि सर ये मेरी समस्या नहीं है, अगर ये बहुत सारे विद्यार्थी इस पर यकीन करते होंगे और वो इसको मान लेंगे सच, तो समस्या है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। 2 हमारे सामने विकल्प थे। एक, सोबरिटी के नाते किसी टीचर के बारे में बातचीत ना करें। सोबरिटी यही कहती है कि आप सोबर रहिए, एक लेवल से नीचे मत जाइए, किसी टीचर के बारे में किसी सत्र में बातचीत मत कीजिए। लेकिन दूसरा ये एक पॉइंट है कि अगर उस टीचर ने कोई ऐसी बात बताई है जिससे बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों का नुकसान हो सकता है,
तो मामला सिर्फ उस टीचर पर बातचीत करने का नहीं है, मामला तब उस मुद्दे पर बातचीत करने का, और उस मुद्दे पर बातचीत करने के क्रम में वो टीचर अपने आप आ जा रहा है। बातचीत क्या है समझ लीजिए। उस वीडियो में जो 3-4 क्लिप मेरे पास है, उसमें शुरुआत में एक जगह कहा गया कि पिछले 2 वर्षों से निबंध का जो ट्रेंड है वो फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट हो गया, दार्शनिक हो गया और अमूर्त हो गया। दूसरी बात जो उन शिक्षक ने कही वो ये कही कि मैं 10 साल फिलॉसफी पढ़ा चुका हूं कोचिंग में। तीसरी बात उन्होंने कही कि लेकिन इस तरह के निबंधों को हल करने में आपको दर्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चौथी बात उन्होंने कही कि दर्शन पढ़ने वाले विद्यार्थी जो दर्शन पढ़ रहे हैं वो ऐसे निबंधों में प्राय घाटे में रहते हैं। चूंकि निबंध तो दार्शनिक हो गए, लेकिन दर्शन पढ़ने वाले विद्यार्थी घाटे में रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दार्शनिक बात लिख देंगे और उससे उनको नुकसान होगा। एग्जाम्पल दिया उन्होंने एक डॉक्टर का कि अगर कोविड के बारे में लिखते समय कोविड का पूरा साइंस समझाने लग जाए निबंध में तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है ये। और 5वीं बात उन्होंने जो की, कहा तो नहीं लेकिन किया, कि जितने निबंध उन्होंने पढ़ाए, 21 के जो भी निबंध आए हैं 2021 के, जितने निबंध उन्होंने खोले, उन सारे निबंधों को खोलने में ऐसे ऐसे फिलोसफर्स के नाम का यूज किया जो सामान्य व्यक्ति कभी नहीं करेगा। इसका मतलब एक तरफ उनका दावा है कि आपको फिलॉसफी पढ़ने की जरूरत नहीं, इस तरह के निबंधों को खोलने में फिलॉसफी का कोई रोल नहीं, फिलॉसफी पढ़ने वाले लोग नुकसान में रहेंगे। लेकिन जितने निबंध उन्होंने हल किए, उन निबंधों में 90% नाम उन्होंने जो इस्तेमाल किए वो सब फिलॉसफर्स के हैं। यहां तक कि सिनिक, सेरेनाइक, स्टोइक, ब्रेंटानो, ऐसे फिलॉसफर्स का नाम यूज किया जो आप सामान्य फिलॉसफी की किताब में भी नहीं पाएंगे, जो यूपीएससी में फिलॉसफी पढ़ने वाले के सिलेबस में भी नहीं। यह दूसरी बात है कि उन्होंने ब्रेंटानो का जिक्र करते उस ब्रेंटानो की जो थ्योरी बताई वो गलत बताई। वीडियो अगर कुछ लोग देख रहे हो तो उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचा देंगे कि ब्रेंटानो का सिद्धांत उनको नहीं पता है, और उन्होंने हीगल का भी जो जिक्र किया और उसका सिद्धांत जो रियल इज रैशनल बताया, गलत बताया। तो 2 उन्होंने गलतियां भी फैक्चुअल की जो मैंने वीडियो देखा। अब मैं इस बात पर आता हूं। पहली बात ये समझ लीजिए, हमारे पास कोई जब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो उसको हल करने के 2 तरीके होते हैं। एक, हम सिचुएशन की ग्रेविटी को समझें, सिचुएशन की गंभीरता को समझें, और ये देखें, एसेस करें कि हमारे जो पढ़ने लिखने का पुराना तरीका है, क्या उस पढ़ाई लिखाई के पुराने तरीके और पढ़ाई लिखाई के लिए मौजूद सामग्री से ये जो नई सिचुएशन इमर्ज कर रही है, इसका मुकाबला किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और अगर आपको लगे कि इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता तो एक्नॉलेज कर लें, मान लें कि इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए हमको कुछ नया करना पड़ेगा। उससे आकुलता आपकी बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी, लेकिन आप सच्चाई के करीब रहेंगे। और दूसरा तरीका होता है कि जब कोई ऐसी बात आए और आप जानते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई के मॉडल में उस तरह के निबंध या उस तरह की समस्या के समाधान का मॉडल नहीं है, तो आप अपने दिल को दिलासा देने के लिए, कहते हैं ना कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो दिल को बहलाने के लिए कोई ख्याल पाल लें आप, और मान लें कि जो ये ट्रेंड बदला है ये 1-2 साल रहेगा, आगे नहीं रहेगा, बहुत अच्छा है आगे ना रहे। या ये बात मान लें कि ये निबंध तो दार्शनिक हैं लेकिन हमको दर्शन की कोई समझ पैदा करने की जरूरत नहीं है, हमारे उसी पढ़ाई लिखाई के तरीके से हो जाएगा। या किसी की ये बात स्वीकार कर लें कि इस तरह के निबंधों में आप उसको कुछ जादुई छड़ी से हल कर देंगे, उसको ट्रिविलाइज कर दें, प्रॉब्लम ही ट्रिविलाइज कर दें, जैसे हम लोग करते थे जब भविष्य में हमारे भूतकाल में हमारे सामने समस्याएं आती थी। आपने भारत दुर्दशा अगर पढ़ा होगा भारतेंदु का, तो हमारे सामने जब समस्या आती थी तो समस्या का निदान जब हम नहीं कर पाते थे तो क्या करते थे, भगवान के पास चले जाते थे, कहते थे एक दिन जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो भगवान आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। इससे क्या होता था, इससे अपने दिल को बहला लेते थे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी, दिल हमारा बहल जाता था। पिछले 10 वर्षों से यूपीएससी में हिंदी माध्यम की प्रॉब्लम एक भी सॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन हर साल कोई नया जुमला गढ़ के, कोई नया बहाना गढ़ के टीचर फिर से बच्चों को बरगला देते हैं
कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पढ़िए लिखिए मत, पढ़िए लिखिए मत, बल्कि उल्टा एनसीईआरटी भी छोड़ दीजिए, हमारी कोचिंग का नोट्स पढ़िए, हमारी बात सुन लीजिए। और 10 साल से हम आपको सेलेक्ट नहीं करवा पा रहे हैं और आगे भी हमारी बात मान के आप 5 साल और ऐसे बेवकूफ बनते रहिए। इसलिए मैं आपको 3-4 पहले बातें बताऊंगा, उस बात के बाद हम लोग ऐसे में डिस्कोर्स और डिस्कशन में जाएंगे। जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं उसमें हित विरोधिता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? मैं फिलॉसफी का टीचर हूं, इसलिए फिलॉसफी के बारे में कोई बात मैं बढ़ा चढ़ाकर बताऊं या फिलॉसफी के बारे में मैं चर्चा करूं और उसको निबंध से जोड़ूं, इसमें हित विरोधिता आ जाती है। लगता है कि मेरा हित होगा कि मैं ऑप्शनल पेपर के फिलॉसफी के पेपर को बेचने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैं प्रायः ऐसी किसी चर्चा से बचता हूं। लेकिन साथ में मेरा दायित्व यह है कि दूसरे लोग जो चर्चा कर रहे हैं उनके मॉडल से अगर 10 साल में कुछ नहीं हुआ, और आईएएस तो छोड़िए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी पीसीएस से गायब होने लग गए। मेरे पास तो 5000 बच्चे पढ़ते नहीं, मेरे पास 5000 बच्चे पढ़ते होते, मेरे तरीके सफल ना होते तो जिम्मेवारी मेरी थी। लेकिन जिनके पास पढ़ रहे 5000-7000 बच्चे, जो करोड़ रुपया उनसे कमा रहे हैं, 50-100 करोड़ का टर्नओवर है, अगर वो सफल नहीं करवा रहे हैं तो कम से कम उनके से तो सवाल पूछिए, उनकी जिम्मेवारी तो फिक्स कीजिए और तब मेरी बात मान भी लीजिए। आइए देखिए, मान लीजिए कि आप ये निबंध ना आए होते, ये सारे निबंध ना आए होते, तब निबंध की तैयारी करते तो क्या मसला होता और नए निबंधों की तैयारी में क्या मसला है। ये निबंध ना आए होते तो निबंध की तैयारी करने का एक स्टैंडर्ड तरीका ये माना जाता था कि आप साल भर जो जीएस पढ़ते हैं, उसमें इकोनॉमी पढ़ते हैं, उसमें कल्चर पढ़ते हैं, उसमें सोसाइटी पढ़ते हैं, उसमें आईआर पढ़ते हैं, उसमें पॉलिटी पढ़ते हैं, उसमें साइंस पढ़ते हैं, उसमें एथिक्स पढ़ते हैं, उसी पढ़ाई से आप जुटाते हैं कंटेंट, सामग्री, और कुछ आप चौपाई, दोहे, कहानियां ये तैयार कर लेते हैं। कहां पर? जेंडर के लिए, न्याय के लिए, पर्यावरण के लिए, खेलकूद के मसले पर, शिक्षा के मसले पर, और ऐसी किसी मूर्त थीम से जेंडर पर, स्त्री विमर्श पर, दलित विमर्श पर, न्याय पर कोई सवाल आ गया तो जो कंटेंट आपने जीएस की पढ़ाई करते हुए जुटाया होता उससे डेटा, सामग्री और जो कहानियां वगैरह गढ़ रखी होती उससे भूमिका, इसको तैयार करके उन्हीं दोनों चीजों को मिलाकर आप निबंध लिख देते थे। इसलिए आज तक पिछले 2 वर्षों को अगर छोड़ दिया जाए तो निबंध के विद्यार्थियों को कभी यह लगा ही नहीं कि निबंध का पेपर यूपीएससी का एक अतिरिक्त पेपर है। उनको हमेशा यह लगा कि निबंध का 250 नंबर का पेपर असल में जीएस का एक एक्सटेंशन है, और जीएस के लिए ये जो हम साल भर पढ़ते हैं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, तकनीक, नैतिकता, उसी सब से जीएस के इन सारी तैयारियों से ही निबंध की तैयारी भी अपने आप हो जाती है। बस हमको 800-1000 शब्द में लिखना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन का सलीका पता होना चाहिए, और हम उस अपनी सामग्री को इस्तेमाल करके निबंध लिख देंगे। इसलिए आज से पहले निबंध में चैलेंज क्या था? इस साल के पेपर और पिछले साल के पेपर को अगर हटा दें तो आज से पहले निबंध में चैलेंज ये होता था विद्यार्थी के सामने कि 1000 शब्द जब लिखते हैं तो बीच में भटकाव आ जाता है, तारतम्यता नहीं बनती है, निबंध में भूमिका आकर्षक कैसे बनाएं ये पता नहीं चलता है, आयाम कैसे नए नए गढ़ें ये पता नहीं चलता है। ये चैलेंज विद्यार्थियों के सामने आते थे। लेकिन अब जो ये निबंध 2020 और 21 में पूछा गया, इसमें जो निबंध आपके सामने दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। इस साल का निबंध है। इस निबंध को जीएस के किस पेपर से आप हल करेंगे? इसमें इतिहास लगाएंगे, भूगोल सीधे लगेगा, कल्चर है, पॉलिटी है, क्या है? अगर आपका इससे भी मन ना भरा हो तो अगले निबंध पर जाइए। अगला निबंध है आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, और आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। ये निबंध देख लीजिए। इसमें क्या करेंगे आप? इसमें भूगोल, पर्यावरण क्या अप्लाई करेंगे? तीसरा निबंध देख लीजिए।
तीसरा निबंध है इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है जबकि भौतिकता माया है। चौथा देख लीजिए, सत्य यथार्थ और यथार्थी सत्य है। इस तरह के निबंध में जो पुराना आपका मॉडल था पढ़ाई का, जिसमें आप जीएस से सामग्री इकट्ठा करते थे और उसी इकट्ठा की गई सामग्री को एक संरचना में ढालकर एक भूमिका के साथ इस्तेमाल करके लिख देते थे। सत्य यथार्थ और यथार्थ सत्य है, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। इसमें इकोनॉमी का क्या इस्तेमाल करेंगे आप? इसका मतलब इस तरह के निबंध की आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कभी निबंध को एक अलग पर्चा मान के तैयारी नहीं की है। यह हकीकत है। आप आज तक ये मानते रहे हैं कि निबंध उसी दिन जाके एग्जाम में लिख देंगे। हो सकता है मेरी ये बात जो मैं कह रहा हूं, निबंध की अलग से तैयारी नहीं की, इसके 10% अपवाद हो, 2-4% विद्यार्थी हो जो निबंध की अलग से तैयारी करते रहे। लेकिन अगर आप एक बड़े स्केल पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रायः विद्यार्थी निबंध की तैयारी नहीं करते रहे। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जब वो निबंध के बारे में डिस्कस करते हैं और इस नए पेपर के बारे में जब वो बात करने के लिए आते हैं, तो विद्यार्थी के दिमाग में बेचैनी पैदा ना हो, क्योंकि निबंध तो दार्शनिक किस्म के हैं। तो वो कहना नहीं चाहते कि अब निबंध की आपको नए तरीके से तैयारी करने की जरूरत है, निबंध के लिए आपको नई सामग्री जुटाने की जरूरत है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि नई समस्या आई है इसलिए नया समाधान करने के लिए पढ़ने लिखने का दायरा बड़ा करना पड़ेगा। उल्टा वो आपको इस डर से ग्रस्त हैं कि वो हिंदी साहित्य विषय पढ़ाते हैं और अगर कहीं उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया कि तो दर्शन वाला मामला है और इसके लिए दर्शन पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि दर्शन विषय पॉपुलर बन जाए। और दर्शन विषय पॉपुलर बन जाएगा तो उससे हिंदी साहित्य से होने वाली कमाई रुक जाएगी। जैसे मैंने अपने संदर्भ में कहा कि मेरी हित विरोधिता है कि मैं इस पर बात कर रहा हूं तो मुझे दर्शन पर बात करनी पड़ रही, जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन वो एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं कि उनका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्या करते हैं, ये बताने के बजाय कि देखो बच्चों, अब तुमको जीएस की तैयारी से निबंध के पेपर को हल करने की उम्मीद छोड़कर थोड़ा अपनी पढ़ाई लिखाई में अमूर्त पढ़ाई लिखाई को शामिल करना चाहिए। इसको बताने के बजाय उन्होंने ये कहना शुरू किया कि इस सब के लिए दर्शन की कोई जरूरत नहीं। और जैसे मैंने कहा कि उस पर से जो उनका आप वीडियो देखेंगे, जो मुझे क्लिप्स मिली हैं, उसमें इस्तेमाल निबंध हल करते समय सब दर्शन का ही किया। उन्होंने सारा दर्शन का इस्तेमाल किया, सुकरात से लेके सिनिक, स्टोइक, सारा नाम बता डाला और सबके स्टेटमेंट बता डाले। लेकिन आपसे कह रहे हैं कि आप दर्शन मत पढ़िएगा। तो भाई, केवल इसलिए कि हम आपको नया कुछ पढ़ने के लिए ना कहें, क्योंकि इससे आप बेचैन या व्याकुल हो जाएंगे, आपको तकलीफ पैदा होगी, इससे हकीकत पे पर्दा थोड़े डाला जा सकता है। यह यथार्थ है कि आपकी रैशनैलिटी के लेवल में अब तक फिलोसॉफिकल थिंकिंग गायब थी। आपके रैशनैलिटी के जोन में, होराइजन में अब तक इकोनॉमी था, पॉलिटी था, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं थी। और उस थिंकिंग को आपको बनाना पड़ेगा अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहा। अब मैं एक बात और बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी हो, निबंध आ जाए, साहित्य समाज का दर्पण है। आप कह सकते हैं, कोई कह सकता है कि सब लोग लिटरेचर के विद्यार्थी थोड़े होते हैं, इस निबंध को तो साहित्य ना पढ़ने वाला विद्यार्थी भी कर देगा। और इसलिए वो कहेगा कि सर, जो आप तर्क दे रहे हैं कि ऐसे निबंध के लिए अमूर्त या दार्शनिक पढ़ाई की जरूरत है, वो सही नहीं है। क्योंकि इसका मतलब तो यह हुआ कि साहित्य समाज का दर्पण है, इस निबंध को करने के लिए पहले किसी आदमी को साहित्य का विद्यार्थी होना जरूरी है। नहीं, यह बात सही नहीं। साहित्य समाज का दर्पण है, इसको हल करने के लिए किसी को साहित्य पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप साहित्य विषय की पढ़ाई ना भी करें तो भी बचपन से लेकर आज तक आपने बहुत सारा साहित्य पढ़ रखा होता है। साहित्य विषय ना पढ़ने के बावजूद कब पढ़ रखा होता है? आपने कहानियां पढ़ी, हिंदी में प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, अंग्रेजी में जाएंगे अंदित होगी तो मुपासा की कहानी पढ़ी होगी, तुलस्ताय की कहानी पढ़ी होगी, हेनरी की कहानी पढ़ी होगी, लॉरेंस का नॉवेल पढ़ा होगा, जैनेन्द्र का उपन्यास पढ़ा होगा,
किसी न किसी को आपने पढ़ा होगा, तो उससे लिटरेचर का क्या है आपको आइडिया है। भले आपने लिटरेचर विषय ना पढ़ा हो, लेकिन आप एक भी ऐसा आदमी नहीं पाएंगे जो यूपीएससी की तैयारी करता हो और वो कह दे कि उसने कोई कहानी ही नहीं पढ़ी कभी, उसने कोई उपन्यास ही नहीं पढ़ा कभी। आपने क्लास 10th 12th में कुछ हिंदी और अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ रखा हो, तो उससे लिटरेचर की आपके पास क्या है, समझ है। तो लिटरेचर विषय ना लेने के बावजूद लिटरेचर की समझ है, क्योंकि वो हमारे पढ़ाई लिखाई के सामान्य डोमेन में शामिल है। आप आ जाइए, दूसरा उदाहरण ले लीजिए। आपसे कभी निबंध आ जाए, संघवाद पर वर्तमान में खतरे मंडरा रहे हैं, फेडरलिज्म पर थ्रेट है। भले आपका विषय पॉलिटिकल साइंस ना हो, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता तो होता है कि संघवाद क्या है, इसलिए आपको उसका बैकग्राउंड पता है। आप रोज अखबार पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि ममता बनर्जी और मोदी के बीच में झगड़ा चल रहा है। वो कह रहे हैं कि आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर रूल वगैरह में तुम जो बदलाव कर रहे हो कि केंद्र चाहेगा तो बिना राज्य की अनुमति लिए भी उनका ट्रांसफर कर सकेगा, उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला लेगा। ये संघीय ढांचे का उल्लंघन। विद्यार्थी भले पॉलिटिकल साइंस का ना हो, लेकिन जब वो यूपीएससी की तैयारी करने आता है तो इस पॉलिटिकल डिबेट से परिचित होता है। इसलिए संघवाद पर खतरा विषय पर अगर निबंध आएगा तो केवल पॉलिटिकल साइंस वाला नहीं लिखेगा, इसको दूसरा विद्यार्थी भी लिख सकता है। लेकिन मुझे जरा बताइए आप कि क्या आप कक्षा 1 से जब पढ़ाई शुरू किए तो कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, कक्षा 10 में, कक्षा 12 में कहीं आपने हीगल का रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल पढ़ा है क्या? और जब नहीं पढ़ा है तो बिना बैकग्राउंड के, ये ठीक बात है कि निबंध अगर आ जाएगा सत्य यथार्थ और यथार्थ सत्य है तो आप इसमें हीगल नहीं लिखेंगे पूरा। लेकिन अगर आपको हीगल के इस कथन का बैकग्राउंड ही नहीं पता तो आप निबंध को समझेंगे कैसे? आप संघवाद पर निबंध बिना पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए तब लिख लेते हैं जब संघवाद का बैकग्राउंड आपको पता है, क्योंकि आप उसको पॉलिटी में, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको न्यूज़पेपर में रोज समझते हैं, उसका बैकग्राउंड आपको पता है। आप साहित्य पर कोई निबंध बिना साहित्य पढ़े इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि आपको लिटरेचर का बैकग्राउंड पता है। अरे सिनेमा तो देखते होगे, सिनेमा भी लिटरेचर एक तरह का, सिनेमा में भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है तब उसका मंचन होता है, उसमें भी लिटरेचर है। जो पुराने सिनेमा का पूरा आप हिस्ट्री देखेंगे तो कई उसमें धाराएं हैं, कहते हैं ये रियलिस्ट सिनेमा है, ये आइडियलिस्ट सिनेमा है, ये मार्क्सिस्ट है, तो वहां भी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। तो आप जब सिनेमा भी देख रहे होते हैं तो कहते हैं पैरेलल सिनेमा है, ये आर्ट मूवी है, वो भी लिटरेचर का एक तरीका है। तो आप भले लिटरेचर को विषय के तौर पर ना पढ़ें लेकिन लिटरेचर से परिचित होते हैं। आप भले पॉलिटिकल साइंस को विषय के तौर पर ना पढ़ें लेकिन आईआर से, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से परिचित होते हैं। इसलिए आप पॉलिटी का, लिटरेचर का निबंध बिना लिटरेचर विषय लिए, बिना पॉलिटिकल साइंस विषय लिए भी लिख लेते हैं। लेकिन आप फिलॉसफी से कोई परिचय नहीं रखेंगे और फिलॉसफी में किसी व्यक्ति के कथन को आप लिख देंगे अपनी मर्जी से, यह तो बड़ी नई बात है। जरा कंसीडर कीजिए कि मान लीजिए तंजानिया में, सपोज कीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए तंजानिया में वहां की सिविल सेवा का एक पर्चा है और वहां एक सवाल पूछ लिया जाए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए कि एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की अवधारणा ही प्रकृति के साथ मानव के संबंध का सबसे सर्वोत्तम आधार है। अब एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन है। तंजानिया के स्टूडेंट जिनको दीनदयाल उपाध्याय के बारे में कोई आइडिया नहीं, क्या वो एकात्म मानववाद के इस निबंध को हल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन तंजानिया में भी अगर यह सवाल आ जाए कि साहित्य समाज का दर्पण है, लिटरेचर इज मिरर ऑफ सोसाइटी, तो तंजानिया के स्टूडेंट हल कर देंगे? नहीं कर देंगे, हल कर देंगे। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, ये कल्चर से समझ लेते हैं, तरह तरह की स्टोरीज उन्होंने भी पढ़ रखी होंगी, उससे कर देंगे। बस क्या होगा, हम साहित्य समाज का दर्पण है इस पर निबंध लिखेंगे तो हम जैनेन्द्र की बात करेंगे, हम प्रेमचंद की बात करेंगे, हम तमाम और साहित्यकारों की बात करेंगे। तंजानिया वाले जब वो निबंध लिखेंगे तो तंजानिया के लिटरेचर में जो लोग हैं नाम उनके, उनका जिक्र करेंगे।
लेकिन अगर एकात्म मानववाद पर आपने सवाल पूछ दिया तंजानिया के स्टूडेंट से तो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसको एकात्म मानववाद की कोई समझ नहीं। आइसलैंड में मैं एक पेपर बना दूं आइसलैंड की सिविल सेवा के लिए कि गांधी का ग्राम स्वराज और सर्वोदय का मॉडल स्वराज से जुड़ा हुआ है। एक साल यूपीएससी में ऐसा निबंध आ चुका है, स्वराज, स्वाधीनता और राम राज्य की अवधारणा पर, यूपीएससी का निबंध है। यह निबंध आइसलैंड में पूछ लो, क्या वो विद्यार्थी गांधी के ग्राम स्वराज, गांधी के स्वराज, गांधी के राम राज्य, गांधी के सर्वोदय को जाने बिना इस सवाल को हल कर पाएगा? और आप ये कहें कि नहीं नहीं आपको इस गांधी को जानने की जरूरत नहीं, आप सामान्य समस्या हल कर दी। आपने जब आज तक बिना लिटरेचर की समझ के लिटरेचर का निबंध हल नहीं किया, बिना पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की समझ से पॉलिटी का आपने कोई निबंध हल नहीं किया, तो बिना फिलॉसफी की समझ से फिलॉसफी का निबंध आप कैसे हल कर देंगे? ये बकवास बात है। इसलिए इस तरह के गफलत और भुलावे मत आइए। कुल मिलाजुलाकर जो बात आपको समझनी है कि अगर निबंध का ट्रेंड ऐसे ही रहा तो जो पढ़ाई लिखाई आप कर रहे थे निबंध के पेपर की अब तक, जिसमें उसको जीएस के एक्सटेंशन के तौर पर आप मान रहे थे, उस मॉडल को बदलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फिलॉसफी ऑप्शनल ले लीजिएगा। फिलॉसफी ऑप्शनल लेना और फिलोसॉफिकल पढ़ाई करना ये दोनों अलग बात है। फिलॉसफी ऑप्शनल आप मत लीजिए, लेकिन आप फिलोसॉफिकल पढ़ाई से नहीं बच सकेंगे, क्योंकि एक विषय केवल फिलॉसफी है जो अमूर्त चिंतन करता है, बाकी सारे विषय मूर्त है, कॉन्क्रीट है। जब आप फिलॉसफी पढ़ते हैं, जब आप शंकर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, जब आप हीगल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, और आप ये मान के पढ़ेंगे कि मेरा 250 नंबर का पेपर है, उस पेपर में अमूर्त चिंतन वाले कोटेशंस पूछे जा रहे हैं, और जब तक मैं उसके बैकग्राउंड से परिचित नहीं होऊंगा तब तक निबंध खोल नहीं पाऊंगा। ध्यान रखिएगा, निबंध आप हीगल पर और गांधी पर उनके पूरे कथन के आलोक में नहीं लिखेंगे, लेकिन निबंध लिखने के लिए अगर आप उसको समाज से, संस्कृति से, राजनीति से जोड़ेंगे भी, तो भी पहले उस कथन का बैकग्राउंड और मायने तो पता चलना चाहिए। और कथन का बैकग्राउंड और मायने अगर आप उस आदमी को ही नहीं जानते जिसने वो कथन दिया है, तो आप कहां से अपने मन से निकाल लेंगे? इसलिए जो ये निबंध का नया पेपर है, इसके लिए जो पहली बात सीख है आपकी, वो ये है कि अब निबंध को एक पेपर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। पहली सीखिए, निबंध को केवल जीएस के एक्सटेंशन के तौर पर नहीं मान सकते, और निबंध की तैयारी में मूर्त और अमूर्त दोनों बातें हमको सीखनी पड़ेंगी। मूर्त बात हम जीएस से सीख लेंगे, जैसे पहले सीख रहे थे। जब पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ेंगे, सोसाइटी पढ़ेंगे, तो तमाम मूर्त इंफॉर्मेशन हमारे पास अपने आप आएगी। लेकिन साथ में आपको जो दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, उनकी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, घंटे 1.5 घंटे समय निकालकर। उससे आपके अमूर्त चिंतन की क्षमता बढ़ेगी, और अमूर्त चिंतन की क्षमता बढ़ेगी, और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आप इसको कर पाएंगे। जो डिस्कशन जिन शिक्षक का मैंने जिक्र करके ये सेशन किया, अगर आप उनका डिस्कशन देखेंगे तो उन्होंने जितने निबंध खोले, उन सब निबंधों में अपनी दर्शन की समझ का खूब इस्तेमाल किया है, और बिना दर्शन की समझ के उन्होंने भी निबंध नहीं खोला। इनफैक्ट मैं रियल इज रैशनल और रैशनल इज रियल वाला उनका निबंध देख रहा था, जो उन्होंने खोला है वो उन्होंने गलत खोला। उनको हीगल की जो समझ है गलत है, उस कथन का मायने नहीं है रियल इज रैशनल का जो उन्होंने समझाया। इतना मुश्किल खोला कि मैं ही समझ नहीं पाया कि कहना क्या चाह रहे। कहा कि एक एब्सोल्यूट स्पिरिट होती है, बात सही है, हीगल में एब्सोल्यूट स्पिरिट का आइडिया है, और उस एब्सोल्यूट स्पिरिट से सारी रियलिटी गवर्न होगी। ये आम विद्यार्थी को कैसे समझा रहे हैं भाई? आप खुद कह रहे हैं कि फिलॉसफी की समझ की जरूरत नहीं, और फिर आप एब्सोल्यूट स्पिरिट की इस आइडिया को समझा के कह रहे हैं निबंध खुलेगा। इतनी दार्शनिक बात अगर आप करेंगे तो विद्यार्थी कैसे समझेगा? वो रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल मैं आपको समझा रहा हूं, सुनिए, और जिन्होंने पढ़ाया उनसे कंपेयर कर लीजिएगा। बहुत सामान्य बात है। सत्य का मतलब होता है रियलिटी, और रैशनल मतलब होता है बौद्धिकता। सुनना, कंपेयर करना। मैं भी फिलॉसफी की अपनी समझ से इस निबंध को खोल रहा हूं, उन्होंने भी खोला है, उसको भी देख लेना वीडियो, ये भी देख रहे हो, दोनों कंपेयर करना। मैं जो खोल रहा हूं मैं फिलॉसफी की समझ से खोल रहा हूं।
सत्य का मतलब होता है यथार्थ। यहां पे अनुवाद थोड़ा गलत है। सत्य यथार्थ है कि उसकी जगह लिखना चाहिए था सत्य बौद्धिक है। रियल इज रैशनल। सत्य का मतलब हो गया यथार्थ, जो रियलिटी है, और रैशनल का मतलब हो गया बौद्धिक। इसका मतलब जो कुछ भी यथार्थ होता है वो सब कुछ बौद्धिक होता है। मैं समझाने के क्रम में तुमको देखो बता रहा हूं, और उससे पूरा हीगल का दर्शन भी बता दूंगा, और उसको उसमें कोई टेक्निकल बात भी नहीं आएगी, लेकिन उसके पीछे फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग शामिल होगी। एक बहुत छोटा बच्चा है 2.5 साल का, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी कर लीजिए, 4 साल कर लीजिए, चलिए 4 साल का बच्चा है। वो कार्टून देखता है मोटू पतलू का। उस मोटू पतलू के कार्टून में फुरफुरी नजर आता है, डॉक्टर झटका आते हैं, उड़ने वाली मशीन आती है, तमाम चीजें आती हैं, और बच्चा उस कार्टून में मन लगा रहता है। 4 घंटे 5 घंटे देखता है। और वो 4 साल का बच्चा उस जो कार्टून का पूरा वो कहानी चल रही है उसको यथार्थ मानता है, क्योंकि बच्चे की जो बौद्धिकता है उसका भी यही लेवल है। वो बच्चा अभी ऐसे तमाम आइडिया को यथार्थ मान लेता है जो आइडिया असल में एक ठोस रैशनैलिटी पर नहीं खड़ा है। यही बच्चा 14 साल का हो गया, 4 साल से 14 साल का कर दीजिए। अब जरा 14 साल के उस बच्चे से पूछिए कि मोटू पतलू यथार्थ है क्या? चूंकि उसकी रैशनैलिटी क्या हो गई, ग्रो कर गई, उसकी तार्किकता ग्रो कर गई, इसलिए अब उसके लिए मोटू पतलू यथार्थ नहीं रह गए। अब वो 14 साल 16 साल का होने के बाद सिनेमा देखने लगा है। फिर इसी बच्चे को 14 साल से 34 साल का कर दीजिए। अब ये 34 साल का बच्चा अमर्त्य सेन की किताब पढ़ने लगा है, या युवा, बच्चा नहीं रह गया, 34 साल का युवा अमर्त्य सेन की किताब पढ़ने लगा है, क्योंकि उसकी रीजन की कैपेसिटी बढ़ गई। अब वो न्याय दुनिया में कैसे होगा इसका अमर्त्य सेन की किताब से फार्मूला ढूंढ रहा है। क्या हो गया? इसके लिए यथार्थ दूसरा है। ये बच्चा या ये युवा जो 34 साल का है दलित है, और ये समाज में फैली वर्ण व्यवस्था से पीड़ित है, इसलिए इसकी तार्किकता में मोटू पतलू इसको अपील नहीं करते। ना इसकी तार्किकता में 14 साल की उम्र में जो इसको फिल्मी कहानियां अपील करती थी करण जौहर की, वो अपील करती। अब इसको अपील करता है कि वर्ण व्यवस्था का समाधान क्या होगा, उसके लिए न्याय का कौन सा सिद्धांत काम करेगा। यह बच्चा 60 साल का हो जाता है, और ये 60 साल की उम्र में अब ज्यादा बड़े सवाल कि पर्यावरण का क्या होगा, अगर हम इसी तरह से उपभोक्तावाद में जीते रहे तो पर्यावरण का क्या होगा, और बड़े सवाल ले रहा है। क्या हो रहा है? आदमी वही है, लेकिन उसका रीजन जैसे जैसे डेवलप हो रहा है उसके लिए यथार्थ का मायने बदल रहा है। इसका मतलब है कि एक बच्चे से एक आदमी को बूढ़ा कर दीजिए, दुनिया यही रहती है, उसके सवाल बदल जाते हैं। क्यों सवाल बदल जाते हैं? जैसे आज भी कोई 4 साल का बच्चा होगा, दुनिया में पर्यावरण का इतना संकट है, क्या 4 साल के बच्चे की चेतना में पर्यावरणीय संकट है क्या? नहीं, क्योंकि उस बच्चे के लिए अभी वो यथार्थ नहीं, उसकी रैशनैलिटी का लेवल वो नहीं। तो जैसे एक बच्चा ग्रो करता है और उसकी रैशनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, वैसे उसकी रियलिटी बदल जाती है। तो यथार्थ सब कुछ है। एक बच्चे का यथार्थ है, एक 14 साल के टीन का यथार्थ है, एक 34 साल के युवा का यथार्थ है, एक 60 साल के आदमी का यथार्थ है। इन सब के यथार्थ अलग अलग है। क्यों अलग अलग है इनके यथार्थ, इनकी रियलिटी? क्योंकि इनका रीजन ज्यादा अलग अलग है, एक दूसरे से अलग अलग। 60 साल के आदमी का रीजन ज्यादा डेवलप्ड है, उसके लिए यथार्थ का मायने अलग है, उसके सवाल अलग है, उसकी चिंता अलग है। हीगल मानता था कि दुनिया में संस्कृतियां, सभ्यताएं, राजनीति, विचारधाराएं, जैसे जैसे मनुष्य बच्चे से परिपक्व हो रहा है, जैसे बच्चे से आप युवा बनते हैं, वैसे मानता था समाज भी बच्चे की तरह है। ये समाज एक बच्चे से लेके एक वयस्क आदमी और बाद में एक प्रौढ़ आदमी की तरफ जा रहा है, और एक समय समाज क्या होगा? परिपक्व हो जाएगा। एक समय राजनीति क्या हो जाएगी? परिपक्व हो जाएगी। इसका मतलब एक समय हमारी दुनिया आज जितनी बौद्धिक है उससे ज्यादा बौद्धिक हो जाएगी, दुनिया के समाज ज्यादा बौद्धिक हो जाएंगे, दुनिया का धर्म ज्यादा बौद्धिक हो जाएगा, दुनिया की राजनीति ज्यादा बौद्धिक हो जाएगी।
दुनिया की विचारधाराएं ज्यादा बौद्धिक हो जाएंगी, दुनिया के धर्म ज्यादा बौद्धिक हो जाएंगे, दुनिया की कला ज्यादा बौद्धिक हो जाएगी। इंसान क्या कर रहा है? कम बौद्धिकता से ज्यादा बौद्धिकता की ओर मूव कर रहा है, और जैसे जैसे वो ज्यादा बौद्धिकता की ओर मूव कर रहा है, उसका रीजन बदल रहा है, वैसे वैसे उसके लिए दुनिया भी बदल रही है। यह हीगल का आइडिया है। इसी हीगल के आइडिया से उसने क्या कहा, एक समय ऐसा आएगा जब हमारी बुद्धि विकास करते करते, जैसे मान लो हजारों साल पहले से हमने यात्रा शुरू की, हम जंगल में रहते थे, जंगल में रहते थे, हमारे पास तरह का स्टूडियो नहीं था। उस जंगल के युग में जब हम रहे हैं आदिम मानव की तरह, तो ये कैमरा, ये स्टूडियो, ये यूट्यूब यथार्थ नहीं था। क्यों नहीं था यथार्थ? क्योंकि हमारे रीजन में, हमारी तार्किकता में उस समय ये सब बातें नहीं थी। था ये यथार्थ, लेकिन कब तक नहीं था? जब तक हम इसको तार्किकता से जोड़ नहीं पाए। जिस दिन हमारे रीजन में कैमरा बनाने का आइडिया आ गया, उस दिन कैमरा यथार्थ में तुम्हारी दुनिया में आ गया। जिस दिन तुम्हारे तार्किकता में हवाई जहाज बनाने का आइडिया आ गया, उस दिन इसी दुनिया में जिसमें तुम जंगल में रहते उसमें हवाई जहाज आ गया। तो जो तुम्हारी दुनिया, उसमें जितना यथार्थ तुमको दिखता है, कहां से आया है? हेगल कहता रीजन से, तर्क से। हमारी पूरी दुनिया तर्क से बदल रही है और हम एक विकास की तरफ जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब हमारी बुद्धि अंतिम रूप से विकसित हो जाएगी, तो हम एक एब्सोल्यूट आइडिया, एक अंतिम दुनिया में पहुंच जाएंगे, जिस दुनिया में सर्वोच्च, सबसे बेहतर राजनीति होगी, सबसे बेहतर कला होगी, सबसे बेहतर शासन प्रणाली होगी, सबसे बेहतर धर्म होगा। उसके आगे विकास नहीं होगा। यह हीगल का सत्य यथार्थ और यथार्थ सत्य का आइडिया है। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है? कुछ नहीं। अब तुम ये बात समझ लो, मान लो मैंने जो बताया इसको समझ लो, इसमें बच्चे का उदाहरण है, फिर इसको सभ्यता से जोड़ दोगे, फिर इसको इकोनॉमी से जोड़ दोगे, फिर इसको राजनीति से जोड़ दोगे, फिर कला से जोड़ दोगे, फिर विचार प्रक्रिया के विकास से जोड़ दोगे, और इसी बात को जोड़ के कहने का तरीका तुम्हारा अलग अलग होगा, लेकिन इसकी समझ कहां से आ रही है? जोड़ने का काम बाद में होगा, पहले तुमको इस कथन का समझ पैदा करना पड़ेगा। वो समझ हीगल से ही आएगी। तुमको अगर हीगल नहीं आता तो तुम जैसे प्रिसाइजली टारगेटेड तरीके से मैंने बता दिया ये बात, वैसे नहीं लिख पाओगे। इसलिए यह कहना कि पेपर तो दार्शनिक होगा लेकिन दर्शन की समझ की जरूरत नहीं है, यह बकवास बात है। फिर एक एग्जाम्पल उसमें दिया गया उस चर्चा में कि एक डॉक्टर है, अगर वो कोविड के बारे में पूरा साइंस कोविड का निबंध में लिख दे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो सामान्य बात है, आप जब यूपीएससी की परीक्षा देते हैं तो आपसे इतनी समझ की उम्मीद तो रखी जाती है कि आप निबंध के पेपर में दर्शन की समझ से दर्शन नहीं लिख देंगे, दर्शन की समझ से निबंध को खोलेंगे, लिखेंगे। उसके बाद आप सामाजिक उसका पक्ष, राजनीतिक पक्ष, कलात्मक पक्ष, आर्थिक पक्ष, नैतिक पक्ष, यही सब लिखेंगे। तो अगर एक डॉक्टर है और वो कोविड की समझ रखता है, तो साथ में यह भी समझ रखता है कि निबंध में हमसे निबंध कोविड के साइंस के लिए नहीं पूछा गया है। कोविड का साइंस मुझे कोविड के बारे में ज्यादा फैक्ट सप्लाई करता है, और उस ज्यादा फैक्ट से मैं उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों को दूसरे विद्यार्थी की तुलना में ज्यादा बेहतर बता सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा स्टूडेंट जो इतिहास विषय का है वो कोविड के बारे में नहीं जानता है, वो भी कोविड पर लिख सकता है, क्योंकि उसने भी साइंस टेक में कोविड की पढ़ाई की है। तो दोनों विद्यार्थी जो कोविड पर लिख रहे हैं, उन दोनों विद्यार्थियों में बात कॉमन है कि दोनों साइंस टेक में कोविड पढ़ चुके हैं। एक कोविड के डॉक्टर के नाते कोविड की ज्यादा जानकारी रखता है, दूसरा कम जानकारी रखता है। यहां जो ये वाला मामला है उसमें भी यही तर्क अप्लाई होगा। फिलॉसफी के स्टूडेंट को फिलॉसफी के कथनों की ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिना जानकारी के लिख लेंगे। आपको भी कम जानकारी ही सही, लेकिन जानकारी तो चाहिए। तो इससे अगर किसी सब्जेक्ट की ब्रांड वैल्यू कमजोर पड़ती हो, जिस सब्जेक्ट को बहुत सारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ले रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में सफलता का दर का आलम यह है कि 800 विद्यार्थी अगर मेंस लिखते हैं हिंदी माध्यम से, तो 701 विषय से बैठ रहे हैं, अब फिर भी 3 लोग 4 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। तो समझने की जरूरत है कि क्या उस विषय ने हिंदी माध्यम का रिजल्ट बेहतर किया, खराब किया। किसी एक आदमी को 300 से ज्यादा नंबर मिल गए तो 800 लोग बैठ भी तो उसी विषय से रहे हैं। इसलिए हम केवल इसलिए अगर किसी एक विषय का विरोध करने लगे तो ठीक नहीं है। तो बात जो मैंने आपको बताई उसमें मोटी बात यह है कि निबंध का पेपर एक नई तरह की चुनौती लेके आ रहा है।
इस चुनौती के समाधान के लिए पढ़ाई लिखाई के हमारे अप्रोच में कॉन्क्रीट बात के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट बात को भी जोड़ना जरूरी है। हाँ, ये जरूर है कि आप जब फिलॉसफी का कोई निबंध लिखेंगे या फिलॉसफी सीखेंगे तो आपको इतनी कॉमन सेंस या स्ट्रीट स्मार्टनेस जरूर रखनी होगी कि आप उसमें सुकरात का दर्शन नहीं लिख बैठेंगे। सुकरात के दर्शन को समझकर आप उसका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एप्लीकेशन लिखेंगे। अगर कोई इतना विद्यार्थी मूर्ख है कि रियल इज रैशनल दिखा, उसमें पूरा हीगल का दर्शन लिख के चला आया, तो वो तो वैसे भी यूपीएससी लायक नहीं था, वो तो सीरियस कंटेंडर था ही नहीं। और एक और बात, फिलॉसफी को लेकर ना कई बार बड़ी मिथ्या धारणा है। लोगों को लगता है कि फिलॉसफी केवल एक विषय है। फिलॉसफी विषय नहीं है। तुम पीएचडी करते हो हर सब्जेक्ट में, कोई दूसरा सब्जेक्ट ऐसा नहीं। पीएचडी हर सब्जेक्ट में करते हो। हिंदी साहित्य में पीएचडी होती, क्या होता है फुल फॉर्म? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन हिंदी लिटरेचर, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन केमिस्ट्री, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन रोबोटिक्स। कोई भी विषय होगा उसका पीएचडी होगा। हर सब्जेक्ट की फिलॉसफी होती है। तो फिलॉसफी केवल कोई ना ये सिविल सेवा का विषय मात्र नहीं। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? फिलॉसफी का मतलब होता है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मतलब होता है विमर्श। दुनिया में हमारी जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनको लेकर जो विमर्श हुआ है वही फिलॉसफी है। जैसे फिलॉसफी का सेकंड पेपर लेके देखोगे कभी, उसमें अंबेडकर गांधी की डिबेट है, उसमें करप्शन है, उसमें पर्यावरण है, उसमें लोकतंत्र है, उसमें स्त्री मुद्दे हैं, उसमें न्याय है, उसमें समाजवाद है, उसमें मार्क्सवाद है, सब कुछ है उसमें। दुनिया में जितने बड़े बड़े विचार आए, जितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस जहां हम करते हैं वही फिलॉसफी है। अगर हम धर्म की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो धर्म दर्शन, समाज की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे समाज दर्शन, राजनीति की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे राजनीति दर्शन। तो प्रॉब्लम्स तो पढ़ना और जानना जरूरी ना भाई आपके लिए। इसलिए यह सोचना कि फिलॉसफी केवल एक विषय है जिसमें आत्मा परमात्मा पढ़ते हैं, यह इंडियन फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी का भी एक छोटा सा हिस्सा है, ये फिलॉसफी नहीं है। हम लोग जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ते थे तो वहां फिलॉसफी ऑफ मैथ्स, फिलॉसफी ऑफ साइंस, ये सब विषय थे। फिलॉसफी ऑफ म्यूजिक, मेरा खुद का विषय फिलॉसफी ऑफ साइंस था। 8 पेपर में एक पेपर मेरा फिलॉसफी ऑफ साइंस था, जिसमें लकाटूस, कुन, कॉल पापर, ये सबके मॉडल पढ़ते थे हम लोग। तो फिलॉसफी कोई एक विषय नहीं, फिलॉसफी पूरे जितना ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र है उस सबका फंडामेंटल साइंस है। उसके बारे में जो चर्चा हुई, विमर्श हुई, उसके बारे में आपको अवगत कराता है। तो फिलॉसफी ऑप्शनल आप मत लीजिए, वो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिलोसॉफिकल थॉट आपको डेवलप करना पड़ेगा। हर इश्यू पर जो समस्या है उस समस्या को लेकर दुनिया में जितने प्रोमिनेंट विचार हैं, जैसे हमको जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, इसका एक मॉडल है भौतिकतावाद, जिस पर निबंध भी आया है। आया ना एक निबंध, भौतिकता माया वाला, इसके पीछे वाला। इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है, जबकि भौतिकता माया है। भौतिकतावाद एक तरीका है कि हमको जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए, खूब चीजों का, भौतिक चीजों का उपभोग करना चाहिए, उस उपभोग से खूब सुख प्राप्त करना चाहिए और इसी सुख के साथ जीना ही जीवन का लक्ष्य। दूसरा एक मॉडल है आध्यात्मिकतावाद, तीसरा एक मॉडल है बुद्ध का मध्यम मार्ग। ऐसे दुनिया के भर में 10 तरह के मॉडल हैं जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। इसका मतलब लोगों ने एक माना, यह भी एक समस्या है कि जिंदगी आप जिएंगे कैसे, इस प्रश्न का भी समाधान चाहिए। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए कुछ आध्यात्मिकतावादी लोग हैं, कुछ गांधीवादी लोग हैं, कुछ मार्क्सवादी लोग हैं, कुछ भौतिकतावादी लोग हैं, अलग अलग तरह के दर्शन हैं। तो जितनी प्रॉब्लम्स हैं पर्यावरण में, हम पर्यावरण की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, उसको लेकर अलग अलग दर्शन हैं। जैसे फेमिनिस्ट इकोलॉजी, स्त्रीवादी, नारीवादी पारिस्थितिकी दर्शन, इसको कहते हैं इकोफेमिनिज्म। कि प्रॉब्लम जो हमारी इकोलॉजी की है उसको स्त्रियों के साथ, न्याय के साथ मिला के सॉल्व कीजिए, इसको इकोफेमिनिज्म कहते हैं। दूसरा ब्रांच है, कहता है सोशलिस्ट इकोलॉजी, समाजवाद लाइए, उससे इकोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरी लिबरल इकोलॉजी, चौथी है गाया हाइपोथेसिस। ये सब क्या है? पर्यावरणीय, एक अर्ने नैश नाम का फिलोसोफर, उसको कहते हैं डीप इकोलॉजी। ये सब इकोलॉजी और पर्यावरण की जिस समस्या को आप फेस कर रहे हैं उसके बारे में दुनिया भर में अलग अलग मॉडल हैं। तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि फिलॉसफी केवल विषय है कोई। फिलॉसफी दुनिया में जितने विषय हैं उन सब पर विमर्श है।
आपकी इकोनॉमी का कौन सा मॉडल होना चाहिए, डेवलपमेंट का कौन सा मॉडल सही है। आप देखिए अमर्त्य सेन की किताब है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, उसमें उन्होंने यही डिस्कस किया कि डेवलपमेंट का कौन सा मॉडल सही है। और अमर्त्य सेन जब उनकी किताब के बारे में इंटरव्यू हुआ, खासतौर पर आइडिया ऑफ जस्टिस के बारे में पूछा गया कि ये पॉलिटिकल साइंस की किताब है, इकोनॉमिक किताब है क्या, उन्होंने कहा ये फिलॉसफी की किताब है। हिंदू में इंटरव्यू छपा था अमर्त्य सेन का आइडिया ऑफ जस्टिस आने के बाद। तो इसलिए फिलॉसफी को भी जब आप कॉन्क्रीट तरीके से विषय मान लेंगे तो आपको लगेगा कि यार हम विषय क्यों पढ़ें। नहीं नहीं, विषय नहीं पढ़ना है आपको फिलोसॉफिकल थॉट और थिंकिंग डेवलप करनी है। तो ये जो बात है ये अगर आपको समझ में आती है तो पहली चीज ये है कि निबंध के अप्रोच में बदलाव आ रहा है। उस अप्रोच में बदलाव के कारण इसको नए तरीके से पढ़ने की जरूरत है। अब दूसरी बात पर आते हैं, जो ये नया निबंध आया इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नया निबंध जो आ रहा है सॉल्व कैसे करेंगे। और तीसरी बात तब होगी कि आप जो निबंध 3-4 आए मैं इनको करके दिखा दूं। जैसे मैंने एक निबंध पर थोड़ा डिस्कस किया आपको कि यथार्थ सत्य है और सत्य यथार्थ है, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। उसमें मैंने बताया आपको कि सत्य हमारे तर्क के साथ बदलता रहता है। जैसे जैसे मनुष्य की तर्कशीलता बदली है, उसकी रैशनलिटी बदली है, वैसे वैसे उसका यथार्थ भी बदल गया है। जो इंसान आज से 1000 साल पहले था और जो इंसान 1000 साल बाद आज है, दोनों की बायोलॉजी बिल्कुल एक जैसी है, दोनों का जीव विज्ञान एक जैसा है, लेकिन दोनों की दुनिया अलग अलग है। 1000 साल पहले वाले इंसान की दुनिया और 1000 साल बाद वाले इंसान की दुनिया में अंतर है। किसने अंतर पैदा किया? रीजन ने। क्योंकि 1000 साल पहले इंसान का जो तर्क था वो आज नहीं है। हमारा तर्क बदला तो हमारी दुनिया बदल गई। इसी को हीगल ने कहा रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। ये निबंध है, ठीक है। अब एक निबंध जो आया है आपका ना, ये लिखा है फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन, इज यूटोपियन वाइल मटेरियलिज्म इज काइमेरा। अब इसमें एक शब्द आया काइमेरा। अगर आप काइमेरा को ठीक से नहीं जानते तो इस निबंध को भी बढ़िया रोचक तरीके से नहीं लिख पाएंगे। आप कभी गूगल कीजिएगा। काइमेरा ग्रीक माइथोलॉजी का शब्द है। ग्रीक, जैसे हमारे यहां जामवंत की एक भालू है राम की सेना में लड़ रहा है, जटायु का एक पक्षी है राम के लिए लड़ रहा है। इसकी अगर आपको जानकारी तो आप क्या करते हैं, जटायु और जामवंत को यूज कर पाते हैं कहीं लिखना हो तो। हनुमान एक बंदर है लेकिन वो देवता है। ये मिथक है, धर्म के लोग इसको आस्था मानते हैं, लेकिन अगर हम लोग निबंध में बात करें तो ये सब मिथक है। इन मिथकों का क्या करते हैं आप? परिचय होने के कारण इस्तेमाल करते हैं। वैसे काइमेरा एक मिथक है ग्रीक परंपरा का। कैसा मिथक? एक प्राणी की कल्पना की गई ग्रीक मिथक में जिसका सिर शेर का है, उसका शरीर बकरी का है और उसका नीचे वाला हिस्सा सांप का है। उसको काइमेरा कहते हैं। इस काइमेरा से क्या माना गया कि काइमेरा असल में एक ऐसी चीज का प्रतीक है जो यथार्थ नहीं। किसी को माया कहते हैं। कोई चीज आपको बताई जाए, उसका चित्र बना के हम दिखा दें, आपको दिखे तो, लेकिन वो वास्तविक नहीं, वो माया है। इस निबंध में क्या कहा गया? इस निबंध में कहा गया मटीरियलिज्म इज काइमेरा। तो अगर आपको ग्रीक मिथक शास्त्र का ये टर्म पता होगा कि काइमेरा, तो आप यहीं से निबंध शुरू करेंगे कि ग्रीक माइथोलॉजी में एक क्रीचर की कल्पना की गई, बीइंग की कल्पना की गई, जिसका सिर शेर का है, शरीर बकरी का है और नीचे वाला हिस्सा सांप का है। हम सब जानते हैं कि ऐसा कोई जो ग्रीक माइथोलॉजी में क्रीचर बताया गया, जिसके चित्र बनाए गए, जिसके बारे में चर्चा की गई और जिसके बारे में ग्रीक लोग मानते थे कि ऐसा होता है, ऐसा एक प्राणी है। आज हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं ग्रीक लोग जो मानते थे वो सब माया था, प्रतीत होता रहा होगा उनको, लेकिन वो रियल नहीं। इस निबंध में कहा जा रहा है कि ऐसे जिस भौतिकतावादी दुनिया में आज आप जी रहे हैं, वो भौतिकतावादी दुनिया रियल नहीं। और क्या कहा जा रहा है कि गैर भौतिकतावादी दुनिया वो कल्पना है, वो कभी मिलेगी नहीं, वो कल्पना है।
गैर भौतिकतावादी दुनिया में कभी जा नहीं पाओगे, मिलेगी नहीं, और जिस दुनिया में तुम जी रहे हो वो रियल है नहीं। आपको समझाना था कि जितने दुनिया के बड़े बड़े आदर्श गढ़े गए जो गैर भौतिकतावादी थे वो कहीं प्राप्त नहीं हो सके, चाहे वो गांधी का राम राज्य हो, चाहे स्वर्ग की अवधारणा हो, कोई भी, ये सब गैर भौतिकतावादी मॉडल है। या प्रूधो, बाकनून, तमाम लोगों का अराजकतावाद का सिद्धांत था, कृपाटकिन, इन सब का अराजकतावादी सिद्धांत था, वो कभी प्राप्त नहीं हुए, इसलिए सब काल्पनिक है। एक फिल्म में भी देखते हो, कई फिल्में होती हैं वो कल्पना लोक में आपको ले जाती हैं जहां सब कुछ अच्छा होता है। जब हम रियल लाइफ में आते हैं तो पाते हैं कि ना तो वैसा प्रेम होता है इंसानों के बीच में, ना वैसा शादी ब्याह होता है, ना वैसी दुनिया होती, नहीं होता वैसे। तो हम कहते हैं फिल्म एक कल्पना है। तो कहा जा रहा है कि प्लेटो का चाहे आदर्श राज्य हो, कोई भी आप जो मॉडल कल्पना के लिए चूज करना चाहें, चाहे गांधी का राम राज्य हो, ये सब यथार्थ में नहीं लाए जा सकते। और दुर्भाग्य से जो यथार्थ में लाया गया है ये हमको यथार्थ लग रहा है, लेकिन ये रियल नहीं है। इसको समझाना था। इस पर कल हम लोग बात करेंगे। निबंध पर मैंने कहा कि आज हम इस पर कम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि जब तक आपके पास ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, किसकी, कार्ल मार्क्स के थ्योरी की, टॉलस्टॉय के थ्योरी की, गांधी के राम राज्य की, तब तक आप यूटोपिया पर लिखेंगे कैसे? यूटोपिया पर लिखने के लिए कुछ तो चाहिए। चाहे धर्म का यूटोपिया आप ले, चाहे गांधी का यूटोपिया ले, चाहे टॉलस्टॉय का यूटोपिया आप ले, चाहे जैसे मैंने जो नाम लिए प्रूधो, बाकनिन, कृपाटकिन, इनका यूटोपिया ले, किसी न किसी यूटोपिया पे जाना तो पड़ेगा, उसका उदाहरण तो देना पड़ेगा। बिना समझ के पढ़ाई कहां से आएगा? और दूसरी बात, जो भौतिकता माया है, यहां वर्ड इस्तेमाल किया गया काइमेरा। अंग्रेजी के वर्ड को हमेशा मानिएगा, क्योंकि हिंदी में अनुवाद होता है, तो आपको काइमेरा से पकड़ना है। काइमेरा बताना पड़ेगा काइमेरा क्या था। और काइमेरा सिर्फ एक हमारे, जैसे हम आज हिंदू लोग मानते हैं कि कभी रामचंद्र जी थे, हनुमान जैसा आदमी था, जटायु जैसा पक्षी था, मानते हैं, आस्था हमारी है। लेकिन अगर किसी से आप पूछेंगे जो आदमी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला होगा तो क्या कहेगा कि ये सब कहानियां हैं। ठीक वैसे ग्रीक माइथोलॉजी में जो इसी तरह का मिथक है, कहानी है सिर्फ, वही काइमेरा है। तो क्या कह रहे हैं ये निबंध? कह रहा है कि भौतिकतावाद में कहानी है केवल, उसमें तुम जी रहे हो। जैसे राम की कहानी के साथ हम जिए हजारों साल, वैसे हम भौतिकतावाद की कहानी के साथ पिछले 300 साल से जी रहे हैं, लेकिन भौतिकतावाद रियल नहीं, एक मिथ है। ये बात आप तभी समझा पाएंगे जब काइमेरा वर्ड को आप समझते हो। तो रियल इज रैशनल पर मैंने बात की, रैशनल इज रियल पर बात की। ये क्या है? ये संदर्भ है जिनको आपको खोलना पड़ेगा। अब मैं निबंध के बारे में एक बात जो करता हूं, उसके बाद हम लोग कल के सेशन में जाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। मैं एक आध टाइटल ऐसा क्यों दिया है, क्लास ऐसे पर है या एथिक्स पर? निर्मल कुमारी ने पूछा है कि टाइटल ऐसा क्यों दिया है, क्लास एथिक्स पर, निबंध पर। आपने अगर लेट ज्वाइन किया होगा तो ये क्लास निबंध पर ही है, लेकिन दुर्भाग्य से निबंध जो पूछे जा रहे हैं वो उनमें एथिकल, फिलोसॉफिकल, एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ज़्यादा आया है। तो ये क्लास 2021 के निबंध पर है, लेकिन उस निबंध की क्लास पर डिस्कस करने से पहले मुझे यह समझाना आपको पड़ रहा है कि निबंध अब जीएस से तैयार नहीं होगा। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहा जो 20 में था और 21 में फिर से है। 20 के निबंध में 6 निबंध अमूर्त थे और 21 के निबंधों में, पेपर में 8 के 8 निबंध अमूर्त थे। उस दशा में आपको इसकी पढ़ाई अलग से करनी पड़ेगी। अब आप उसको चाहे एथिक्स मानिए, चाहे फिलॉसफी मानिए, आपकी मर्जी, आप मानना क्या चाहते हैं, आपकी मर्जी। और कोई सवाल है तो मैं एक आध सवाल ले लेता हूं। करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, आज का मसला है नहीं, आज हम लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं। अमन सिंह, हाउ टू डेवलप दिस, इसके बारे में कुछ बताएं। ये एक इशू है कि एक अगर अमूर्त चिंतन है और ये है तो इसको डेवलप कैसे करें। इसका कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, ये जानिएगा। जब कोरोना आया तो हमको ये तो पता था कोरोना है, कोरोना से दुनिया में लाखों लोग मरे भी, लेकिन उसका सोल्यूशन निकला 2 साल बाद, अभी पूरा सोल्यूशन नहीं आया। तो आप ये मत माना कीजिए टीचर्स से कि उनके पास कोई रेडीमेड सोल्यूशन है। वो आपको डायग्नोसिस करके दिखा सकते हैं कि देखो पेपर का ट्रेंड बदल रहा, पढ़ाई का ट्रेंड बदलो, कोचिंग पे रिलाई मत करो, केवल फैक्चुअल कंटेंट मत पढ़ो। पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा इस पर हम लोग बात करेंगे। इस पर अगले क्लास में बात करेंगे। एक सवाल इनका ये आया कि हाउ टू डेवलप दिस, ये सवाल है अमन सिंह का, ठीक है।
और हाउ टू डेवलप दिस करंट, ये अमन का 2-3 बार सवाल था। और अगला सवाल है, ऐसे के न्यू बैच में रिकॉर्डेड क्लास दिखाई जाएगी या क्या किया जाएगा? अच्छा, ये भी हम लोग अभी बात करेंगे, नए बैच पे क्या करेंगे ये तो बात करेंगे बाद में। पहले अभी ना हम लोग निबंध पर सामान्य बात करें। अब चलिए एक बात करते हैं। देखिए, निबंध का पूरा जो गेम है वो कॉन्टेक्स्ट पर टिका हुआ है। कॉन्टेक्स्ट समझिएगा एक शब्द, मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं संदर्भ को। जो बात आज समझा रहा हूं उसको कल इन्हीं 4 निबंधों पर लागू करके दिखाऊंगा। आज मैं आपको, या 4 या कोई भी 4 हो सकता है, इन पे मैंने थोड़ी बात कर ली। मान लीजिए इच्छा रहित होने के दर्शन काल्पनिक आदर्श है जबकि भौतिकता माया है। ये निबंध अगर हमने डिस्कस किया थोड़ा, या हमने सत्य यथार्थ यथार्थ सत्य, तो हो सकता है मैं कल इनको छोड़ दूं, हो सकता है इन पर डिस्कस करूं, बाकी जो निबंध होंगे उन पर डिस्कस कर लूंगा। लेकिन पहले संदर्भ समझिए क्या रोल है इसका। देखिए, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि तंजानिया में अगर आप एकात्म मानववाद पर वहां की सिविल सेवा में कोई सवाल पूछ लें, या आइसलैंड में कोई पर्चा बना के वहां गांधी के सर्वोदय और स्वराज पर सवाल पूछ लें, तो वहां का विद्यार्थी नहीं हल कर पाएगा। भले आपने सवाल अंग्रेजी में पूछा हो, जो वहां की भाषा हो, पढ़ाई लिखाई की भाषा मान लीजिए अंग्रेजी हो, आइसलैंड की, तंजानिया की भी, और आपने सवाल अंग्रेजी में प्रिंट करके पूछा है, नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि उनको उसका संदर्भ नहीं पता है। ये गांधी का राम राज्य का संदर्भ क्या है, गांधी के स्वराज का संदर्भ क्या है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक बात समझाता हूं। देखिए, रोचक एग्जाम्पल बनाता हूं। एक आदमी, नाम है उसका विटगिंस्टीन, लुडविग विटगिंस्टीन। मानते हैं कि 20वीं सेंचुरी का सबसे टैलेंटेड आदमी था। इसने कहा कि भाषा में किसी शब्द में कोई अर्थ नहीं होता, भाषा के सारे शब्दों का अर्थ आता है संदर्भ से, और जितने संदर्भ आप किसी शब्द से जोड़ सकते हैं उतने अर्थ पैदा हो जाते हैं। ये रक्तबीज की तरह है, एक असुर की कहानी ना रक्तबीज की, आप मारेंगे उतने ही रक्तबीज और पैदा हो जाएंगे। वैसे आप जितने संदर्भ के साथ शब्द को जोड़ देंगे उतने अर्थ पैदा हो जाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए मैं एक शब्द बोलूं बूटूटू, मैं क्लास में पढ़ाते समय शब्द का इस्तेमाल भी करता हूं, बूटूटू। मैं आपसे पूछूं कि बताओ बूटूटू का मायने क्या है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पूछूं बूटूटू का मायने क्या है। आप में से कोई बताए बूटूटू का मायने क्या है? क्यों नहीं बता पा रहे? इसलिए नहीं बता पा रहे हो कि तुमको बूटूटू का संदर्भ नहीं पता है। मैं देखो बूटूटू का संदर्भ बनाऊंगा, बनाता जाऊंगा और तुम पाओगे मायने बनते जाएंगे। ठीक यही बात इस निबंध में। जब तुमको रियल इज रैशनल में रियल वर्ड का मायने क्या है, संदर्भ क्या है उसका, तुमको हीगल का संदर्भ नहीं पता है, उसका रैशनल का हीगल का संदर्भ नहीं पता है, तो तुम उस निबंध को क्रैक नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर उन्हीं शब्दों के संदर्भ तुमको पता हो जाए तो उस निबंध को क्रैक कर दोगे। इसका तो पूरा निबंध इस बात पर टिका है कि जो शब्द निबंध में इस्तेमाल किए गए उनके कितने संदर्भ तुम जानते हो। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, हरियाणा में खाप व्यवस्था वाले समाज में रहते हैं, दोनों रात में एक दूसरे से बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? 9:30 बजे जब तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर लेते तब तक दोनों को चैन नहीं आता। दोनों रात में 9:30 बजे एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। लड़का भी आई लव यू बोलता है, लड़की भी आई लव यू बोलती है, या मी टू बोलती है, आई टू बोलती है, और तब सोते हैं, तब दोनों को नींद आती है। लेकिन एक दिन लड़की जब आई लव यू बोल रही थी तो उसके पिताजी ने सुन लिया। 9:30 बजे किसको आई लव यू बोल रही? तो उनको शक हुआ, उन्होंने कहा कि फोन दो अपना। लड़की के पिताजी की बोलने की आवाज है, उधर लड़का सतर्क है, उसने अपनी बहन को भी कन्विंस कर रखा है कि अगर उधर किसी की फोन दूसरा कोई आदमी लेगा तो तुम ले लेना फोन मेरा।
और लड़के ने जैसे सुना कि लड़की के पिताजी पूछ रहे हैं कि आई लव यू किसको बोल रहे हो, जानता है कि खाप व्यवस्था वाला मामला है, अगर पता चला तो लड़की को भी मार देंगे, मुझे भी मार देंगे। उसने तुरंत अपनी फोन बहन को पकड़ाया। उधर लड़की के पिता ने फोन लिया, बोला हेलो भाई कौन बोल रहे हो। इधर लड़की की इस लड़के की बहन ने कहा हाँ मैं बोल रही हूँ अंकल, मैं दोस्त हूं उसकी। पिताजी पूछा कि आपस में तुम लोग आई लव यू क्यों बोलते हो। उसने कहा कि हम लोग ऐसे ही अंकल बातचीत करते हैं, ऐसे हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, मतलब प्यार करने वाला वो वाला प्यार नहीं, हम बोलते हैं ऐसे। पिता को ज्यादा बुरा नहीं लगा, मामला टल गया। लेकिन अब लड़की और लड़के ने सोचा कि हमको तो रोज आई लव यू बोलना है, कैसे बोले। अगर ऐसे किसी दिन भाई सुन लेगा, किसी और दिन पिताजी सुन लिए, खतरा ना आ जाए। वो दोनों चाहते हैं कि वो लड़की बन के आपस में बात करे, इधर वो लड़की की तरह रिस्पॉन्ड करे, उधर वो भी उधर से लड़के की तरह रिस्पॉन्ड करे, पकड़े ना जाए। और बाद में आई लव यू बोलने के लिए उन्होंने कहा कि आई लव यू नहीं बोलेंगे, अब आई लव यू को रिप्लेस कर दो किससे, बूटूटू से। तुम भी जब फोन रखने लगना तो बोलना बूटूटू, तुम बोलोगी बूटूटू, मैं समझूंगा आई लव यू, और मैं भी इधर से बोलूंगा बूटूटू। इसका मतलब तुम समझ लेना मी टू, या मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। अब दोनों क्या करते हैं, फोन पर बात करने के बाद बोलते हैं बूटूटू बूटूटू। ये भी बूटूटू बोलती, वही बूटूटू बोलता है। और लड़की के पिताजी और लड़के के पिताजी या उधर इधर माताजी सुनती हैं तो उनको लगता है पता नहीं बूटूटू बूटूटू क्या करते रहते हैं। उनको लगा कि ऐसे ही ये दोस्त होंगे, आपस में मजाक करते हो, उनको संदर्भ नहीं पता। लेकिन लड़की और लड़का जो आपस में प्रेम करते हैं उनको संदर्भ पता है कि वो बूटूटू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका संदर्भ है कि हम एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, दोनों का काम भी चल गया और शब्द को एक नया संदर्भ मिल गया। तो अब बूटूटू शब्द का संदर्भ क्या हो गया, उसका अर्थ क्या हो गया, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बन गया संदर्भ। अगर आप एक अननोन आदमी इस संदर्भ को नहीं जानते तब आप इसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन लड़का लड़की इस संदर्भ को जानते हैं तो वो निकाल लेंगे। ऐसे ही दूसरा उदाहरण सुनिए, इसी का दूसरा उदाहरण। एक बच्चा है, दो बच्चे हैं घर में, चोर सिपाही खेलते हैं। और जिस घर के दोनों बच्चे हैं वो सिपाही का घर है असल में। वो चाहता है कि उसके बच्चे आईपीएस बने, इसलिए बड़ा खफा रहता है। जब वो चोर चोर खेलते हैं, सिपाही सिपाही बोलते हैं, बड़ा खफा रहता है। कहता है ये खेल बिल्कुल मुझे पसंद नहीं, इस सिपाही सिपाही बन के पकड़ते हो चोर को, आगे सिपाही बनोगे क्या, ये खेल नहीं होगा हमारे घर। बच्चे बड़े परेशान, उनको तो यही खेल बहुत पसंद है। लेकिन अगर जब वो बोलेंगे चोर चोर सिपाही सिपाही तो उनके पिताजी नाराज हो जाएंगे। इसकी बच्चों ने काट निकाली। अब बच्चों ने क्या किया, अब बच्चों ने चोर चोर बोलने की जगह बूटूटू बूटूटू बोलना शुरू कर दिया। एक बच्चा जब दूसरे को ढूंढता है और बोलता है, देख लेता है, तो ये नहीं बोलता चोर चोर, बोलता है बूटूटू बूटूटू। पिताजी बूटूटू बूटूटू सुनते उनको लगता है कि बच्चों ने हमारे कहने पे मान लिया, अब वो चोर सिपाही नहीं खेलते, अब बूटूटू नाम का नया खेल खेल रहे हैं। लेकिन बच्चों को पता है कि इस बूटूटू का मतलब चोर है। बूटूटू का दूसरा संदर्भ हो गया। ऐसे बूटूटू का प्रयोग आप क्या करते जाइए, 15 जगह करते जाइए, बूटूटू शब्द का क्या होगा, 15 अर्थ बनता चला जाएगा। जिसको संदर्भ पता है उसके लिए अर्थ है, जिसको संदर्भ नहीं पता उसके लिए अर्थ नहीं। एक एग्जांपल मैं अक्सर और देता हूं कि मान लीजिए एक विदेशी आदमी इंग्लैंड से आया है, उसने हिंदी सीखनी शुरू की। हिंदी में उसको बताया गया कि बहुत सारे त्योहार होते हैं भारत में, एक त्योहार दिवाली है, एक त्योहार दशहरा है, बताया गया बहुत सारे त्योहार। और हिंदी में बताया गया कि मून को चंद्रमा कहते हैं, चांद कहते हैं। और एक दिन एक लड़के ने अपने बगल वाली छत पे देखते हुए कहा, अंग्रेज उसके बगल में खड़ा है, हिंदी जो सीख रहा है, बगल की छत पर देखकर कहा कि आज तो ईद का चांद निकला है। अंग्रेज चकरा गया कि अभी तो ईद नाम का त्योहार काफी दूर है, और अभी 2 बजा है दोपहरी का, चांद कहां से निकला है। उसको इसका मायने नहीं पता चल पाया। क्यों नहीं पता चल पाया, शब्द का अर्थ जानता है, ईद का अर्थ भी जानता है, छत का अर्थ भी जानता है,
चांद का अर्थ भी जानता है, लेकिन ईद का चांद का मतलब नहीं जानता, उसको कुछ समझ नहीं है, हिंदी जानता है। और दूसरा आदमी जो बहुत दिन से एक लड़की का इंतजार कर रहा था, वो लड़की छत पर दिखी, या अगर लड़की होगी तो लड़का छत पर दिखा, तो उसने कहा कि आज बहुत दिनों के बाद ईद का चांद निकला है। और उसका दूसरा दोस्त जो बगल में खड़ा है, जो अंग्रेज नहीं है, जिसको इस शब्द का कल्चरल संदर्भ पता है, उसने कहा हाँ यार सही कह रहे हो, आज बहुत दिन बाद ईद का चांद निकला है। तो दो लोग जिनको संदर्भ पता और भाषा पता, उन्होंने उसका अर्थ निकाल लिया, और तीसरा आदमी जिसको केवल भाषा पता है, संदर्भ नहीं पता है, भाषा सुनने के बाद भी अर्थ नहीं निकाल पाए। ठीक यही अंतर है। अगर आप इन सारे निबंधों को देखेंगे, इन निबंधों को पढ़ने के बाद कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ये निबंध पढ़ने पर केवल भाषा दिखाई देगी, इच्छा रहित होने का दर्शन, काल्पनिक आदर्श है, जबकि भौतिकता माया है। केवल भाषा उसके लिए, उसको संदर्भ बन ही नहीं रहा है कि भौतिकता क्या है, माया क्या होती है, काइमेरा क्या है, काल्पनिक आदर्श क्या है। किसी शब्द का कोई संदर्भ नहीं बना, और जब किसी शब्द का कोई संदर्भ नहीं बना तो उसके लिए कोई अर्थ ही नहीं निकला। और दूसरा विद्यार्थी होगा जिसकी अमूर्त पढ़ाई लिखाई की आदत है, उसने ग्रीक माइथोलॉजी भी थोड़ी पढ़ रखी है, उसको थोड़ा फिलॉसफी भी आता है, उसने यूटोपिया के मॉडल कितने हैं दुनिया में इस पर भी पढ़ रखा है, उसने भी यही पढ़ा, इच्छा रहित होने का दर्शन, काल्पनिक आदर्श, यूटोपिया है। लेकिन उसको भाषा के साथ साथ संदर्भ भी आता है, तो उसने क्या किया, इसी निबंध को 10 तरीके से खोल दिया। तो आप निबंध हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अमूर्त, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप निबंध में इस्तेमाल किए गए शब्दों का संदर्भ बना पाते हैं या नहीं बना पाते। अगर आप निबंध में इस्तेमाल किए गए शब्दों का संदर्भ बना पाते हैं, आपको उसके संदर्भ पता है, तो आप निबंध हल कर लेंगे। लेकिन अगर आप शब्द तो पढ़ते हैं लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट नहीं बनते, तो फिर आप निबंध नहीं कर पाएंगे। इसी में अब एक विद्यार्थी ऐसा है जिसने यही शब्द पढ़े और 10 कॉन्टेक्स्ट बना लिया, उसका निबंध ज्यादा व्यापक हो गया। दूसरा विद्यार्थी इसने इस निबंध को पढ़ा, 4 कॉन्टेक्स्ट बना पाया, 4 संदर्भ बना पाया। जैसे बुटूटू वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसमें बुटूटू का एक मायने आई लव यू हो गया, दूसरा मायने चोर चोर हो गया, तीसरा कोई और मायने हो सकता था, चौथा कोई और मायने हो सकता था। वैसे यूटोपिया के 10 मायने हो सकते हैं और यूटोपिया के 4 मायने भी हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपको कितने तरह की यूटोपिया दुनिया में पता है। तो जिसको 4 पता है उसका निबंध थोड़ा कम व्यापक होगा, 10 वाले का ज्यादा व्यापक होगा, और जिसको एक भी नहीं पता वो निबंध लिख ही नहीं पाएगा। तो जो अमूर्त निबंध है उनको आप तभी कर सकते हैं जब पहले अमूर्त निबंधों में आए हुए शब्दों को कॉन्टेक्चुअलाइज कर ले। अदरवाइज ये शब्द आपके लिए बुटूटू की तरह है, तब इनके डायमेंशन नहीं बनेंगे, और डायमेंशन नहीं बनेंगे तो आप एग्जाम्पल नहीं निकाल पाएंगे। पहला तरीका ये होगा कि पहले निबंध के शब्दों के संदर्भ ढूंढे जाएं। वो जितने निबंध में शब्द आए, कीवर्ड्स जिनको कहते हैं आप, उन कीवर्ड्स को कितने कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ सकते हैं, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ने के बाद आप उदाहरण वगैरह तैयार करेंगे। लेकिन यही जो कीवर्ड्स निबंध के होते हैं, इनको जब कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ना होता है तो उसी के पीछे अमूर्त समझ या फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। गांधी पर कोई निबंध अगर आप लिखेंगे और आपको गांधी के पीछे का जो थॉट है वो पता है, तो आप दूसरे की तुलना में निबंध ज्यादा अच्छा लिखेंगे, क्योंकि आप गांधी के थॉट पर लिखते हुए पूंजीवाद के विरोध से, स्वतंत्रता आंदोलन से, ग्राम स्वराज से, 10 तरह के संदर्भ से गांधी की बात को जोड़ लेंगे। और आप गांधी को कम जानते हैं, केवल गांधी का ग्राम स्वराज जानते हैं, सर्वोदय जानते हैं, तो आप 2 ही आइडिया से निबंध को जोड़ पाएंगे। और अगर आप गांधी के बारे में कुछ नहीं जानते तो आप गांधी पर निबंध लिखेंगे ही नहीं। आप बेसिकली क्या करेंगे, वो जो भाषा उसमें इस्तेमाल की गई निबंध, गांधी हटा के पूरा निबंध भाषा पर लिख मारेंगे। तो ये आपको समझना है कि आप निबंध भाषा पर लिखना चाहते हैं जो आया हुआ शब्द है, या इसके संदर्भ पर लिखना चाहते हैं। और अगर संदर्भ पर लिखना चाहते हैं तो उन संदर्भों की आपके पास समझ होनी चाहिए। इसलिए एसे का पेपर, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहा, मैं नहीं जानता कि ट्रेंड आगे जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये कंटिन्यूड रहा तो ये आपसे डिमांड कर रहा है कि इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर के साथ साथ कुछ नए कॉन्टेक्स्ट भी सीखो, जो नए कॉन्टेक्स्ट तुम्हारे लिए इस तरह के अमूर्त निबंधों को हल करने में सहायक बनेंगे। आज हम लोग इसी बात के साथ साथ रुकेंगे। अगर आपके कुछ 1-2 सवाल हैं तो मैं उसको ले लूंगा। मैं ये बता दूं आपसे कि देखिए, ये जो मैंने शुरुआत में बात कही वो बात फिलॉसफी का प्रचार नहीं है,
लेकिन अगर कोई चीज किसी दार्शनिक से जुड़ रही है तो उसमें उसको नकार देना कि नहीं हिस्ट्री तो पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, लेकिन दर्शन मत पढ़ना, क्योंकि ये मैं कहूंगा तो विषय से जुड़ जाएगा, ये झूठ है। ऐसा क्यों कहूंगा मैं? जिस चीज के लिए जरूरत है पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हम टीचर्स के तौर पे क्या करते हैं, हम आपको कई बार ना सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने के चक्कर में हम चीज का अति सरलीकरण कर देते हैं। इसी अति सरलीकरण से यूपीएससी में हिंदी माध्यम का रिजल्ट गायब हो गया। हमने चीजों का इतना सरलीकरण कर दिया क्योंकि वो चीज आपको अपील करती है। आप सवाल उठाते हैं, हम उसका हर सवाल का जवाब दे देते हैं। अरे कई सवाल ऐसे जिनका कोई सीधा जवाब नहीं है भाई। अगर इतना सीधा जवाब होता तो ये जो 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बैठ रहे हैं, वो जवाब सुन के सिलेक्ट हो गए होते, नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं, उनके जो जवाब आपको दिए जा रहे हैं जवाब सही नहीं है। उन जवाबों को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वो जवाब सही नहीं है। अगर वो जवाब सही होते तो 18 महीने की कोचिंग आप करते हैं हिंदी मीडियम की, 15-18 महीने से कम कोई कोचिंग नहीं होती। और इंग्लिश मीडियम में कोई कोचिंग 8 महीने से ज्यादा नहीं होती। इंग्लिश मीडियम में कोई सुपरस्टार टीचर नहीं है। टीचर्स का नाम आप नहीं जानते, हिंदी मीडियम में सारे टीचर्स का नाम भी आप जानते हैं, सब सुपरस्टार हैं। हिंदी माध्यम की एक कक्षा में 700-700, 600 विद्यार्थी बैठ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में 300 स्टूडेंट बैठते हैं। 7 महीना 8 महीना वो पढ़ते हैं, वहां सुपरस्टार टीचर नहीं है, 8 ही महीने कोचिंग चलती है, सिलेक्ट भी वही हो रहे हैं। और हमारे यहां सुपरस्टार टीचर भी हैं, उनको यूट्यूब पर देखने वाले लाखों लोग भी हैं, सब बात को सरल बना के बता भी देते हैं, आप समझ भी जाते हैं, मटेरियल भी खूब दिया जाता है, नोट्स भी खूब दिया जा रहा है, फिर भी कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपको दिए गए जवाब सही नहीं। तो जवाबों पर मत यकीन कीजिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको जवाब अपील कर रहा है, अच्छा लग रहा है इसलिए आपने उसको स्वीकार कर लिया। सवाल यहां अच्छा खराब लगने का नहीं, सवाल है उस जवाब की प्रामाणिकता का। जो आदमी उस जवाब को दे रहा है, क्या उस जवाब को देकर उसने अपनी पढ़ाई से कुछ रिजल्ट जनरेट किए? और अगर हुए हैं तो बात मान लीजिए, अगर नहीं हुए हैं तो फिर शक कीजिए। दिकार्त नाम का एक दार्शनिक कहता था हर बात की शुरुआत शक से करो, संदेह से। पहले संदेह करो, जब प्रमाण मिल जाए तो मान लेना। आस्थावान और तार्किक आदमी में यही अंतर होता है। तार्किक आदमी पहले संदेह करता है, जब उसको तर्क आप दे देते हैं तो मान लेता है। आस्थावान आदमी संदेह ले ही नहीं आता, कहता भगवान है तो हैं, उसके दिमाग में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। आस्था और तर्क में यही अंतर है। तर्क की शुरुआत संदेह से होती है। अगर आपको संदेह ही नहीं तो तर्क आप क्यों सुनेंगे किसी का? और आस्थावान व्यक्ति की जिंदगी में संदेह की कोई जगह नहीं। तो संदेह करो, क्योंकि तुम आस्थावान बनने नहीं जा रहे हो, तुमको किसी का भक्त और अनुयायी नहीं बनना है। तुम तर्क से बात सीखो और सुनो। कोई सवाल अगर आया तो मैं देख लेता हूं। हाँ, अभिनव ने कुछ कहा है उसी बारे में कि यही बात मैंने अभिनव कही, ये बात ज़्यादा लोग समझ पाए। इसमें मेरा कोई ऐसा फायदा नहीं, मैं कोई सुपरस्टार टीचर नहीं हूँ कि हमको 1 लाख लोग सुनते हैं ना। लेकिन तार्किकता ना संख्या से तय नहीं होती। मेजॉरिटेरिज्म या किसके वीडियो को कितना लोग देखते हैं, कौन कितना अच्छा बोलता है, इससे ये तय नहीं होता कि सही और गलत क्या। सही गलत तय करने के लिए आपको अपने दिमाग को लगाना जरूरी है। तो वही बात जो मैंने समझाई थी कि भाई अगर आप फिलॉसफी के सारे उदाहरण देंगे, हीगल के अमूर्त चेतना नाम की कोई चीज है, उसके दिमाग में जो आता है उससे आप निबंध को खोलेंगे, अब फिर कहेंगे कि आम स्टूडेंट को फिलॉसफी जानने की जरूरत नहीं है, तो आप नॉन फिलोसॉफिकल तरीके से निबंध को खोल के दिखाइए, उसमें फिलॉसफी का इस्तेमाल मत कीजिए, तभी हम मानेंगे कि भाई हमको इसकी जरूरत नहीं है। अन्यथा ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई लिखाई में एक नया आयाम जोड़ने की जरूरत है। और फिलॉसफी को विषय कतई मत मानिएगा, फिलॉसफी विषय कतई नहीं है। यूपीएससी में फिलॉसफी का जो सिलेबस है वो फिलॉसफी विषय है, लेकिन अदरवाइज फिलॉसफी अपने आप में एक विषय नहीं, एक प्रविधि है, मेथड है, जो सिखाता है आपको, इसको कहते हैं जो प्री सपोजिशन लेस इंक्वायरी सिखाता है। किसी बात पर भी पूर्व मान्यता रहित परीक्षण करना है। हर आदमी की बात सुननी है, उसमें से देखना है क्या सही क्या गलत है। चलिए, और कोविड का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा विभिन्न क्षेत्रों में, ये यार आज के लेक्चर से नहीं है, इसलिए इसका जवाब क्या दूंगा। कोविड का बहुत असर पड़ा है। इंसान के सोचने से दर्शन उत्पन्न होता है, और कोविड का हमारे सोचने पर असर पड़ा है। कोविड ने हमारे मनोविज्ञान को प्रभावित किया, इसलिए सोचने का तरीका बदला है, इसलिए हमारे दर्शन पर प्रभाव पड़ा उसका। क्या किया है कोविड ने?
कोविड ने हमारे अंदर से परोपकारिता को और कम कर दिया है, क्योंकि हमारा इंसान की भलाई पर से भरोसा कम हुआ है। एक थ्योरी है कि इंसान अच्छा आदमी है, गांधी वगैरह जैसा मानते थे, लेकिन जब कोविड आया तो हमने देखा कि हमारा रिश्तेदार भी हमारे पास नहीं आ रहा है। तो जो हमने ये सुन रखा था ना कि आदमी परोपकारी होता है, आदमी अच्छा होता है, वो हमारा भ्रम टूट गया। हमको लगा कि हमारा रिश्तेदार ही जब परोपकारी नहीं निकला, बेटा नहीं आ रहा है पास, मरने से डर रहा है, इसका मतलब आदमी स्वार्थी होता है। तो एक तरीके से कहें तो कोविड ने स्वार्थवाद को सिद्ध कर दिया कि आदमी असल में स्वार्थी है, और उसके बारे में बाकी जो चीजें कही जाती है सब सेकेंडरी है। जब उसका स्वार्थ पूरा होता है, उस पर कोई खतरा नहीं होता, उसकी लाइफ सिक्योर होती है, तब वो थोड़ी बहुत अच्छाई और परोपकारिता कर देता है। लेकिन अगर उस पर सवाल उठेगा तो शायद ज्यादातर इंसान परोपकारिता करने नहीं जाएंगे। तो कोविड ने हमारे दर्शन को बदला है। फिलोसॉफिकल थॉट को कैसे डेवलप करें, अमन ने सवाल कई बार पूछा। अमन, पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं कल आपको आत्मसंधान की प्रक्रिया वाला निबंध जब करके दिखाऊंगा, ये अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब लाइव सेशन नहीं लूंगा, क्योंकि निबंध जब ऐसे करना है कि आपको 2-3 निबंध में जो यूपीएससी में आया उसको बता दूं, जिससे आप जो मैंने बताया उसको समझ सकें कि कैसे मैंने कॉन्टेक्स्ट ढूंढा। जितने ज्यादा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करूंगा उतने डायमेंशन बनेंगे और उतने डायमेंशन से निबंध हल हो जाएगा। ठीक है, तो आत्मसंधान की प्रक्रिया आप तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई, ये निबंध कर दूंगा। आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है, ये निबंध कर दूंगा। रियल इज रैशनल पर कुछ बात की है उसको और बता दूंगा, और एक जो निबंध माया वाला है, काइमेरा वाला, उसको भी कुछ और खोल दूंगा। तो 4 निबंध डिस्कस करूंगा। उसके वीडियोस हो सकता है कल 2 निबंध के वीडियो 30-35 मिनट का, क्योंकि मैंने कहा कि आपने बहुत लंबा नहीं देखना चाहते आप। ठीक है, तो वो करूंगा। अब कुछ सवाल जो बैच को लेके आ रहे हैं निबंध की। देखो, निबंध की कोचिंग करना कोई जरूरी नहीं, पहले मैं बता दूं, बशर्ते तुम्हारी रेगुलर रीडिंग की आदत हो। घंटे, आध घंटे, 25 मिनट, 30 मिनट रोज कुछ पढ़ो, कुछ नई चीज देखो, जिससे तुम्हारे पास वो नए डायमेंशन आए जो तुम्हारे फैक्ट से इतर तुमको ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई 2 तरीके की, एक तथ्यात्मक, एक अवधारणात्मक। तथ्यात्मक पढ़ाई ज्यादा करते हो, अवधारणा बनाने वाली पढ़ाई भी थोड़ी करो, और उस अवधारणाओं में अमूर्त चिंतन की तरफ भी जाओ। उसके लिए कुछ किताबों की लिस्ट बनाओ, कुछ लोगों की सूची बनाओ कि इनके यूट्यूब पर वीडियोस देखूंगा, ये किताबें पढ़ूंगा। हर किताब को पूरा मत पढ़ो, लेकिन 20 पेज तो पढ़ो किसी किताब का। 20 पेज पढ़ो, 25 पेज पढ़ो, उससे क्या होगा? नए टर्म्स तुम्हारे वोकैब में आएंगे, नया शब्द भंडार विकसित होगा, नए डायमेंशन बनेंगे, उनसे ओरिजिनलिटी आएगी, मौलिकता आएगी। जैसे मान लो मैंने वो वीडियो नहीं देखा जिस पर मैंने आज इतनी डिस्कशन कर दिया, उस वीडियो को मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर मैंने देखा भी होता पूरा वीडियो उस निबंध का, तो मैं उस तरीके से डिस्कस ना करता। क्योंकि मैं जब किसी निबंध को देखता हूं तो अपने समझ से देखता, दूसरे की समझ से थोड़े। ये ओरिजिनलिटी तुम्हारे पास होनी चाहिए, वो आएगी पढ़ाई से। थोड़ी पढ़ाई से, थोड़ी एनालिसिस करने से, थोड़ा संदर्भ ढूंढने से, प्रैक्टिस करने से, 4-5 चीज करोगे तभी उस पर परफेक्शन आएगा। और अब आपने एक चीज पूछा है किसी ने कि क्लास कैसे चलेगी। ये सवाल बहुत पूछते हो कि लाइव रहेगी, क्या रहेगी। देखो, मेरी बहुत सारी क्लासेस लाइव नहीं होती, समझ लो क्यों। निबंध में जैसे मैंने पर्यावरण पढ़ाया है, मैं ऐसा कर सकता हूं कि आपको कुछ डेमो क्लासेस दिलवा दूं। पर्यावरण में पढ़ाता हूं 6 दिन में, शिक्षा पढ़ाता हूं 4 दिन में। क्योंकि आइडिया क्या होता है? आइडिया ये होता है कि हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, थीम पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा का क्या मॉडल है, शिक्षा के कितने ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, आपको अमूर्त चिंतन की ओर भी ले जाना। एक शिक्षा तो आपको दिख रही जो आपको मिल रही, लेकिन एक शिक्षा का मॉडल ऐसा भी हो सकता है इसमें अमूर्त बात शामिल हो। पर्यावरण मैंने पढ़ाया होगा तो बहुत सारे अमूर्त तर्क गढ़े होंगे। पंथ निरपेक्षता पढ़ाया, मैंने कहा जैसे देखो एक तर्क मैं अक्सर देता हूं कि अगर किसी राज्य में सेकुलरिज्म आ जाए, पंथ निरपेक्षता आ जाए, तो क्या होगा उसका? देखिए, पंथ निरपेक्षता आएगी तो साइंटिफिक टेम्पर आएगा। क्योंकि जिन दार्शनिकों ने पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता या सेकुलरिज्म शब्द इजाद किया था, होलियोक ने, उसने मायने माना था साइंटिफिक सोसाइटी, वैज्ञानिक समाज। सेकुलरिज्म का मतलब था इहलौकिकतावाद, इस दुनिया की बात करने वाली विचारधारा। धर्म परलोक की बात करता था। होलियोक ने कहा नहीं, इस दुनिया की बात करो। और इस दुनिया की बात कौन करेगा? इस दुनिया की बात कुरान नहीं करेगा, इस दुनिया की बात साइंस करेगा।
इसलिए सेकुलरिज्म किससे जुड़ गया? साइंस के साथ। अब मान लो कहीं सेकुलरिज्म आता है, अमूर्त चिंतन कैसे बनता है देखो, कहीं सेकुलरिज्म आता है, मान लो कोई कंट्री सेकुलर बनेगी तो साइंटिफिक बनेगी, और जब साइंटिफिक बनेगी तो लोग आस्था से थोड़ा दूर जाएंगे, आस्था का तत्व तो कम होगा, तार्किकता का बढ़ेगा, तार्किकता का तत्व तो ज्यादा बढ़ेगा तो अधिकार आएगा, राइट्स आएंगे। अभी स्त्रियों को तुम कह सकते हो धार्मिक अगर स्त्री है तो अधिकार नहीं मांगेगी, लेकिन तार्किक होने लगेगी तो अधिकार मांगेगी, क्योंकि तार्किक होने पर समझ लेगी कि धर्म के आधार पर जो कहा गया पिता की संपत्ति में हिस्सा मत लो, घर का काम करो, ये सही नहीं, ये तार्किक नहीं। और जब वो अधिकार मांगेगी, इकोनॉमिक लाइफ में जाएगी, पढ़ेगी लिखेगी, तो उसके पास प्रजनन के लिए समय कम होगा, प्रजनन के लिए समय कम होगा। वो स्त्री प्रजनन ज्यादा करेगी जो घरेलू जीवन में, वो स्त्री जो ऑफिस में भी काम कर रही है, तार्किक है, अपना कैरियर बना रही है, उसके पास प्रजनन के लिए समय कम है, प्रजनन के लिए समय कम होगा, प्रजनन कम होगा, जनसंख्या कम बढ़ेगी, जनसंख्या कम बढ़ेगी तो पर्यावरण पर दबाव कम होगा। इसका मतलब पूरी दुनिया अगर आस्थावान बन जाए और पूरी दुनिया अगर तार्किक बन जाए तो तार्किक बनने से प्रजनन की दर तेजी से गिर सकती है, और गिर सकती है तो उससे पर्यावरणीय संकट कमजोर पड़ सकता है या पर्यावरणीय संकट का समाधान हो सकता है। तो सेकुलरिज्म भी उसका समाधान है। इस तरह के ना आर्ग्यूमेंट्स आपको बनाने और सीखने होते हैं। अब मैंने मान लो एक आर्ग्यूमेंट ऐसा बना के सेकुलरिज्म में पढ़ा दिया, मैंने सेकुलरिज्म करीब 4 क्लास में पढ़ाया है, 10-12 घंटे से कम नहीं होगा, पंधनिरपेक्षतावाद, उसमें कोई इतिहास नहीं बताया पंधनिरपेक्षता का, केवल तर्क बताता हूं। अब पढ़ा दिया तो क्या तुम आज मेरा जब वीडियो देखोगे तो पंधनिरपेक्षता में कुछ नया बदल गया है क्या, या मैंने जो तुमको आर्ग्यूमेंट पढ़ाया उसमें नया बदल गया कुछ? अगर नया नहीं बदला, और मैंने उस वीडियो को अभी मुश्किल से 6 महीने पहले रिकॉर्ड किया है, कुछ वीडियो 3 महीने पहले रिकॉर्ड हुए हैं, तो क्यों बार बार उन वीडियोस को फिर से रिपीट करवाना चाहते हो? जो मुझे लगता है वीडियो कमजोर है, खराब, उसको मैं दोबारा बदल देता हूं। और आपकी गूगल मीट हो ही जाती समय समय पर, हर हफ्ते करीब करीब गूगल मीट हो जाती है, उसमें आप निबंध पर सवाल आपका कोई होता पूछ लेते हैं। तो जब आपको गूगल मीट मिलती है, इसमें आप लाइव मुझसे डिस्कस कर लेते हैं, और साथ में आप एक थीम पर 5-5, 6-6 क्लास पढ़ेंगे। जेंडर पर 5-6 क्लास होगी, पर्यावरण पर 5-6 क्लास होगी, राष्ट्रवाद पर 3-4 क्लास होगी, न्याय पर 2-3 क्लास होगी, संस्कृति पर 4-5 क्लास होगी। तो जितनी थीम है उनको जब हम इतनी टोटलिटी में कवर करते हैं तो उनके वीडियोस को दोबारा क्यों करें? इसलिए निबंध का बैच लाइव नहीं चलता। निबंध में टॉपिक कुछ होते हैं जो हर बार बदल दिए जाते हैं या नए टॉपिक जोड़ दिए जाते हैं। अभी जैसे जो पहला बैच हुआ था उसमें सेकुलरिज्म नहीं जुड़ा था, उसमें कुछ और टॉपिक नहीं जुड़े थे, नए टॉपिक जोड़ दिए। अब क्लास का नंबर 60 तक पहुंच गया है। निबंध का लाइव बैच चलाऊंगा, 30 क्लास ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। निबंध का रिकॉर्डेड क्लास है तो इसलिए मुझे कुछ जोड़ना होता, 60 क्लास तक आप देख लेते हैं। तो इसमें तो आपकी भलाई है ना भाई, कि आप ज्यादा क्लास देख लें, ज्यादा थीम से परिचित हो जाएंगे आप। कोई निबंध 50-60 क्लास नहीं पढ़ाता मुझे छोड़कर। तो इसलिए मुझे लगता है कि निबंध को ना केवल आप निबंध मत मानो, तो ये पर्सनालिटी टेस्ट में काम आता है, एथिक्स में काम आता है, निबंध तो है ही, इसलिए इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें लाइव क्लास की ज़रूरत, कोई करंट थोड़े निबंध, जो करंट होगा उसको तो तुम जीएस से वैसे ही कर लोगे। निबंध में तुमको जरूरत किस बात की? डेटा की ज़्यादा ज़रूरत है या अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है? और अगर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है तो मैंने किया है, वो पढ़ाया है, उसके लिए क्यों भाग रहे हो? फिर डेटा के लिए क्यों भाग रहे हो? डेटा तो तुम अपडेट कर लो थोड़ा बहुत। ठीक है, ये आपका एक उत्तर है जो आपने पूछा है। अच्छा, आप कुछ सवाल ना मैं कल के लिए भी छोड़ता हूं, जैसे तो बहुत दूर रहती मुझसे स्क्रीन, तो मुझे कई बार दिखाई भी नहीं देता ठीक से। वर्तमान में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नई विचारधाराओं का निर्माण हो रहा है या पुरानी राजनीतिक दार्शनिक विचारधाराओं की पुनर्स्थापना हो रही है। अब मैं एक और बात आपको कहता हूं, ये बड़ी जरूरी इंफॉर्मेशन है। आपने देखा होगा, अगर मेरा यूट्यूब चैनल देखा होगा, उस पर हम लोगों ने एक वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन इंट्रोड्यूस किया है। वो 21 तारीख को पहला सेशन होना था, उसका इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 21 तारीख को इन लोगों ने वीडियो यूट्यूब पर डाला ही। 21 तारीख को पहला सेशन था और 21 को वीडियो ही पड़ा, तो सवाल 21 तक नहीं आ पाए थे। अब सवाल आ गए। तो इस तरह के जो सवाल हैं आपके कि वर्तमान में नई विचारधाराओं का उदय हो रहा है या पुरानी विचारधाराएं बदल रही हैं, ये वहां वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन में भेजिए। जब आप वो वीडियो देखेंगे वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन वाला यूट्यूब पर, तो उसमें मेल आईडी लिखी हुई, उस मेल आईडी पर जो सवाल आप भेजेंगे, हर सप्ताह मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में आपके सवालों का जवाब दूंगा।
उस पर आप चाहे मेरे स्टूडेंट हैं नहीं हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप कोई भी सवाल पूछिए। जैसे मुझे एक सवाल बड़ा रोचक किसी ने भेजा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा कुछ बदलाव ले आ पाएगा, और नहीं ले आ पाएगा तो क्यों, ले आएगा तो किस तरह का, सवाल पूछा है किसी ने, उसका भी जवाब दूंगा। ठीक है, तो आप कोई सवाल जो राजनीति से है, समाज से है, नैतिकता से है, वो वहां पूछ सकते हैं। उनको हम लोग अलग अलग हेड में, कुछ फिलॉसफी वाले सवालों को फिलॉसफी के हेड में, एथिक्स वालों को एथिक्स के हेड में अलग अलग अपलोड करेंगे। हर सप्ताह एक लेक्चर में अपलोड करूंगा, उसमें आप इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज यहां रुकते हैं। और जो आपने, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, आपने विचारधारा वाला जो सवाल पूछा है, ये आप सवाल भेज दीजिए अपना वहां पे, जो क्वेश्चन आंसर वीकली सेशन होगा उसमें आपका सवाल ले लूंगा। ठीक है, तो कल आपको इसमें से जो निबंध आए हैं, इनमें से 2 निबंध कल अपलोड हो जाएंगे, 2-3, और फिर 2-3 परसों। तो निबंध वाला आप सेशन को देख लीजिएगा। जो मैंने आलोचना की है उसको शिक्षक की आलोचना मत मानिएगा किसी। मैंने कहा कि मेरे पास 2 विकल्प थे, सोबरिटी बनाए रखना और किसी को क्रिटिसाइज ना करना, या अगर आपको कोई मिथ्या चीज समझाई जा रही, सरलीकरण किया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि बिना कुछ किए काम चल जाएगा, उसको मत मानिए। पढ़ने लिखने से दूर मत भागिए, हार्डवर्क से दूर मत भागिए। आप ही अपने आप को सिलेक्ट करवा पाएंगे। सारे कोचिंग वोचिंग वाले हम लोग केवल सहायता कर सकते हैं, बस सिलेक्ट आप ही करवा पाएंगे, और कोई नहीं करवा पाएगा। चलिए मिलते हैं कल, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।